ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो। आज का हमारा एजेंडा क्या है? पहले एजेंडा लिखते हैं अपने को। ये तुम ही लोग का बैच में होता है रे भाई ऐसा? नहीं रे, चालू है, ब्लैक है। क्या सरदार जी? सुनो सुनो, सब सही है भाई, तुम लोग डरवाओ नहीं मेरे को। देखो, आज का एजेंडा लिखो तो। हेलो। एजेंडा लिखो तो। ये वाला चालू करो, लाइट। ये कलर दिख रहा है तो? नहीं दिख रहा? दिख रहा है, कौन सा कलर है ये? जय को पता है पिंक कलर क्या? लाइट। वो सेट पता है कौन सा सेट है? ये सब रात में सेट वेट सब ट्राई करते रहते हैं ना। आज का एजेंडा क्या है? पहला, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आज का एजेंडा ये है। और दूसरा है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें हम लोग तीन मेथड पढ़ने वाले हैं। पहले का नाम होगा आपका प्रोडक्शन मेथड, दूसरे का नाम होगा आपका इनकम मेथड, और लास्ट होगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आज प्लीज ये पांच टॉपिक, पांच नहीं चार टॉपिक हुआ ना। प्रोडक्शन मेथड, इनकम, एक्सपेंडिचर, तीन टॉपिक। और डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स चौथा टॉपिक और इंटरमीडिएट गुड्स पांचवा टॉपिक। आज ये पांच टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे ही हमारा पांच टॉपिक कवर हो गया ना, आप देखो ना, नेशनल इनकम का आपका लगभग 90% ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। ठीक है। एक बार मैं एक मिनी रिकैप करा दे रहा हूँ अभी तक मैंने जो पढ़ाया है। एक बार मैं मिनी रिकैप करा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल इनकम का, जीडीपी से पढ़ाया था। याद है कहाँ से स्टार्ट किया था? जीडीपी स्टार्ट किया। तो जीडीपी में बेसिकली हम लोग पढ़े थे कि हमारे यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, वो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर तीन सेक्टर में डिवाइडेड है। पहले का नाम है प्राइमरी सेक्टर, दूसरे का नाम है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरे का नाम है टर्सरी सेक्टर। और हर एक सेक्टर पे क्या हो रहा है? हर एक साल प्रोडक्शन हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर में कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, और टर्सरी सेक्टर में कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी का प्रोडक्शन केजी में है, किसी का प्रोडक्शन आवर में है, किसी का प्रोडक्शन टन में है, किसी का लीटर में है, किसी का पीस में है। तो ये तो ऐड नहीं होंगे। तो इट्स बेटर जितना प्रोडक्शन हुआ है प्राइमरी सेक्टर में इनटू प्राइस कर देंगे, तुम निकल जाएगा मनी वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जितना प्रोडक्शन हुआ सेकेंडरी सेक्टर में, अगर उससे प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा मनी वैल्यू ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। और जितना ही प्रोडक्शन हुआ है टर्सरी सेक्टर में इनटू प्राइस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा मनी वैल्यू ऑफ टर्सरी सेक्टर। अब ये जो प्राइसेस है वो भी करंट ईयर का है, और जो प्रोडक्शन भी है वो भी क्या है? करंट ईयर का है, ठीक है। तो इससे तीनों सेक्टर का क्या निकल गया? मनी वैल्यू। प्राइमरी सेक्टर का मनी वैल्यू, सेकेंडरी सेक्टर का मनी वैल्यू, और टर्सरी सेक्टर का मनी वैल्यू। तीनों सेक्टर का जब मनी वैल्यू आप ऐड कर दोगे तो आपको एक बड़ा सा अमाउंट मिलेगा। जब आप तीनों सेक्टर का पैसा ऐड करोगे तो आपको एक बड़ा सा अमाउंट मिलेगा, और उसी अमाउंट को अपने क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारे सामने क्वेश्चन होता है, सर सिर्फ और सिर्फ जीडीपी, इसका मतलब कौन सा जीडीपी? तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जीडीपी दो प्रकार का होता है, याद करो नेक्स्ट क्लास। जीडीपी दो प्रकार का होता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। जब करंट ईयर प्रोडक्शन में करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, करंट ईयर प्रोडक्शन में करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, नॉमिनल जीडीपी या मनी जीडीपी या जीडीपी एट अ करंट प्राइस या जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, चार नाम है ना। जब करंट ईयर प्राइस में जब करंट ईयर प्राइस में बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रियल जीडीपी। करंट ईयर प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन तो हमेशा कोई भी जीडीपी तुम कैलकुलेट करो, चाहे तुम जीडीपी कैलकुलेट करो, चाहे तुम जीएनपी कैलकुलेट करो, चाहे तुम एनएनपी कैलकुलेट करो या एनडीपी कैलकुलेट करो, एवरी टाइम प्रोडक्शन होना चाहिए करंट ईयर का। चेंजेस कहाँ था? प्राइसेस में।
अगर तुमने करेंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो नॉमिनल, अगर बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो रियल। बाकी प्रोडक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और वो प्रोडक्शन कौन सा प्रोडक्शन, करेंट ईयर प्रोडक्शन। तो करेंट ईयर प्रोडक्शन में करेंट ईयर प्राइस, करेंट ईयर प्रोडक्शन में करेंट ईयर प्राइस नॉमिनल, करेंट ईयर प्रोडक्शन में बेस ईयर प्राइस रियल। हमें एक्चुअल एक्चुअल जो जीडीपी का फिगर है वो कौन बताता है, रियल। सर नॉमिनल क्यों नहीं बताता, क्योंकि नॉमिनल में हमेशा इन्फ्लेशन ऐड होता है हमारे पास। अच्छा तुम लोग कोई भी मैगी का पैकेट या चिप्स का पैकेट या कुछ भी परचेज करता, उसमें महंगाई ऐड है या नहीं ऐड है, ऐड है। तो करेंट ईयर प्राइसेस में इन्फ्लेशन हमेशा ऐड होता है। जब इन्फ्लेशन ऐड होता है तो इन्फ्लेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड प्राइसेस क्या हो गई, बढ़ गई हैं। तो इन्फ्लेशन करेंट ईयर प्राइस में ऐड होता है, इसलिए नॉमिनल जीडीपी हमें एक्चुअल फिगर नहीं बताता। तो अगर मुझे अपने देश का ग्रोथ को पता करना कि हमारा देश ग्रो किया है या नहीं किया है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, रियल जीडीपी चेक करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि रियल जीडीपी जब हम लोग चेक करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन माइनस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस का मतलब होता है नॉर्मल ईयर, ऐसा ईयर जिस साल कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज वगैरह नहीं आया है, जैसे सूखा नहीं आया, बाढ़ बाढ़ नहीं आया, बादल नहीं फटा, कोरोना दीदी कोरोना भैया नहीं आए, महामारी टाइप की बहुत सारी बीमारी आती है ना, ऐसा कुछ नहीं आया जो पब्लिक एट लार्ज सबको इफेक्ट नहीं किया हो, ऐसे ईयर को हम लोग बोलते हैं बेस ईयर। हमारा जो करंट बेस ईयर है कौन है, 11-12। अच्छा नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सब पढ़ाया हूँ इस लेवल में, बता रहा हूँ। आप जिस जिस एज में आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हो ना, इतना जानकारी किसी के पास नहीं होगा। आप नेशनल इनकम पढ़ लो, आप किसी भी एमबीए लेवल का नेशनल इनकम आप सॉल्व कर ले जाओगे, अगर मैं पूरा क्लास मेरा कर लेते हो तो। इसलिए पूरा अच्छे ध्यान से क्लास सुनो। सीएसओ कौन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे देश का क्या गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट एक पार्ट है, जिसको ये जिम्मेदारी दिया गया कि तुम देश का नेशनल इनकम निकालो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ओके। अब बात आते हैं, हमें जीडीपी मिला, क्या मिला, जीडीपी कैसे मिला, तीनों सेक्टर का मनी वैल्यू, तीनों सेक्टर का मनी वैल्यू कैसे निकाले, करेंट ईयर प्रोडक्शन इनटू करेंट ईयर प्राइस। अरे म्यूट करे क्लास, देखो ना भाई, जो ऑनलाइन क्लास करते हैं ना खुद को म्यूट कैसे, फोन में म्यूट का बटन है, अभी भी नहीं कर रहा है। अभी पब्लिकली नाम लूंगा तो बोलता है सर बदनाम कर रहे हैं। आदर्श, नाम है आदर्श बेटा, नाम एटलीस्ट नाम को जस्टिफाई कर, म्यूट कर खुद को। वेटिंग रूम में चला जाएगा ना, आदर्श होकर के बदमाशी कर रहे हैं। ठीक है, सुन रहे मेरी बात, क्या पढ़ा रहा था, हमें मिला जीडीपी, जीडीपी से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। जैसे ही डेप्रिसिएशन, देखो जीडीपी मतलब ग्रॉस, सर ग्रॉस क्यों आया, क्योंकि अभी हम सब ऐड कर रहे थे, अभी कुछ माइनस किए थे क्या, बस हम लोग बोल रहे आ जाओ ऐड करते हैं। तो जब हम लोग ऐड करते हैं हमें मिलता है ग्रॉस। अब उस ग्रॉस से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे हमें मिल जाएगा नेट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे हमें मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन तो सर डेप्रिसिएशन क्यों माइनस कर रहे हो, हर एक सेक्टर में बहुत सारी मशीनरी होंगी, हर एक सेक्टर में क्या होंगी, बहुत सारी मशीनरी होगी, और मशीनरी में डेप्रिसिएशन होना स्वाभाविक बात है। कोई भी एसेट्स होता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम होती है। और मैं आपको एक पते की बात करूं, डेप्रिसिएशन एक फिक्स, डेप्रिसिएशन पता है क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज काइंड ऑफ फिक्स एसेट। आपको अभी तुम अकाउंट्स पढ़े हो, तुम अकाउंट्स पढ़े हो कि डेप्रिसिएशन क्या है, खर्चा है, हम भी बोलते हैं डेप्रिसिएशन खर्चा है, लेकिन डेप्रिसिएशन पता है एक काइंड ऑफ फिक्स एसेट्स है। मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे। मैं, मान लो मैंने एक एसी लिया 60,000 में, ध्यान समझना, ध्यान समझना, मैंने एक एसी लिया कितना, 60,000 में, और मुझे लग रहा है कि ये एसी 6 साल चलेगा, मुझे लग रहा है ये एसी कितना साल चलेगा, 6 साल। सरदार जी ये बढ़िया एसी है, 60 साल चलेगा। हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, ठीक है, बैठ के ये देख रहा है। तो मुझे लग रहा है ये एसी कितना साल चलेगा, 6 साल चलेगा, ठीक है। तो मैंने डिवाइड कर दिया 6 से, तो एक साल का वैल्यू कितना हो गया, एक साल का वैल्यू कितना हो गया, 10,000 हो गया। एक साल का वैल्यू कितना हो गया, 10,000। तो जब मैं अपना खर्चा ऐड करूंगा, जब खर्चा ऐड करूंगा तो खर्चा दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या फिक्स कॉस्ट में मैं ये 10,000 रुपया नहीं ऐड करूंगा,
अगर मैंने एक एसेट लिया 60,000 में, ध्यान समझना, मैंने एक एसेट लिया 60,000 में, और उस एसेट्स की लाइफ, तुम लोग पढ़ा होगा फिक्स एसेट, फिक्स्ड, अरे डेप्रिसिएशन का मेथड होता है ना फिक्स्ड वाला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ता जाता है ना, अरे कितने साल तक एसेट चलेगा, मेथड याद आ रहा है? तो अभी तो ताजा ताजा पढ़ के आया डेप्रिसिएशन। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा एसी है, ये जो मेरा एसी है वो 6 साल चलेगा। तो 60,000 को अगर मैं 6 साल से डिवाइड करूंगा तो एक साल का वैल्यू कितना हो गया? 10,000। तो इस साल इस एसेट का वैल्यू कितना है? 10,000। नेक्स्ट ईयर उस एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। मतलब हर साल उस एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। तो अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में मेरा फिक्स एसेट कितना हो गया? 10,000। मैं बस एसी मान के चलता हूं, ठीक है। प्लस मान लेते हैं मेरा वेरिएबल कॉस्ट था 40,000 पूरे साल भर का। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 40,000 पूरे साल भर का। तो मेरा खर्चा कितना हो गया? 50,000। मैंने इनकम कमाया 80,000, उसमें से मैंने 50,000 रुपया माइनस कर दिया, तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 30,000। तो मैं सीएसओ को तो 30,000 बताने वाला हूँ ना, मैं सीएसओ कितना हजार बताने वाला हूँ? 30,000 बचाने वाला हूँ। आया बताओ ना। तो सीएसओ मेरा खर्चा ऐड करेगा या सीएसओ मेरा इनकम ऐड करेगा? याद करो, इनकम मेथड में इनकम ऐड करेगा, एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंसेस ऐड करेगा। याद आ रहा मेरी बात? अब आप बताइए, ये जो 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, वो मेरा क्या है? खर्चा। ये मेरा क्या है? खर्चा, विच इज फिक्स कॉस्ट। 40,000 मेरा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। दोनों मिलकर कितना हो गया? 50,000। अब आप बताइए, क्या इस 80,000 में से 50,000 माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे 80,000 में से 50,000 माइनस हो रहा है या नहीं आ रहा है? हो रहा है। क्या इस 50,000 में 10,000 रुपया एसेट का वैल्यू है या नहीं है? इस 50,000 में क्या 10,000 रुपया एसेट का वैल्यू है या नहीं है? अब बताओ, जहां पे एसेट होगा 60,000 का एसी था, सुनो 60,000 का एसी था, मैंने 10,000 रुपया माइनस कर दिया, तो अब एसी की वैल्यू कितनी हो गई? 50,000। तो ये 10,000 मेरा क्या हो गया? अरे 10,000 मेरा क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। अब आप बताइए, ये जो 10,000 जो मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, अब आप बताइए, जो मैं 50,000 खर्चा माइनस कर रहा हूं, क्या इस 50,000 में 10,000 इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है? इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। हाँ, क्या चीज? 80,000 मेरी इनकम थी, रेवेन्यू था। तो अगर मुझे अपनी इनकम निकालना है तो इनकम से क्या करना पड़ेगा? खर्चा को माइनस करेगा, तभी तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा। तो मैं तो प्रॉफिट बताऊंगा ना सीएसओ को। तो अब आप बताओ, इस 80,000 में से 50,000 माइनस हो रहा है कि नहीं माइनस हो रहा है? हो रहा है माइनस। इस 50,000 में 10,000 रुपये इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है? इंक्लूड है। तो 10,000 मेरा क्या था? डेप्रिसिएशन ही था। अगर मुझे लगता है कि ये वाला एसी मेरा 6 साल चलेगा, तो एक साल का वैल्यू कितना हो गया? 10,000। तो 50,000 में से अगर मैं 10,000 माइनस कर दे रहा हूँ, सॉरी 60,000 में से अगर 10,000 माइनस कर दे रहा हूँ, तो करंट वैल्यू कितना हो गया? एसी का करंट वैल्यू कितना हो गया? 50,000। और ये 10,000 क्या हो गया मेरा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है कि नहीं माइनस हो रहा है? इसीलिए डेप्रिसिएशन माइनस होता है नेशनल इनकम। बहुत बार लोगों को क्वेश्चन आता है, सर डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं? भाई डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस करते हैं बिकॉज वो काइंड ऑफ फिक्स एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो खर्चा होता है वो फिक्स एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो रहा है? अब आप बताइए, क्या इनकम निकालते वक्त डेप्रिसिएशन माइनस होगा कि नहीं माइनस होगा? 100% माइनस होगा। क्लियर हो रहा है? इवन अगर तुमको अभी भी समझ में नहीं आता तो तुमने ताजा ताजा पीएल अकाउंट बना के आया होगा। पीएल अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन लिखते थे और खर्च इनकम से डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे, फिर प्रॉफिट निकालते थे, और फिर इसी प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे। याद आया? तो हमेशा डेप्रिसिएशन क्या होता है? माइनस होता है। लाइव एट होम वाले क्लियर हुआ डेप्रिसिएशन क्यों माइनस हुआ गाइस? हेलो, लाइव एट होम। चलिए, बहुत बहुत ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर हो गया हमारा? अच्छा, जीडीपी था, सुनिए जीडीपी था, इस जीडीपी से हमने क्या माइनस किया? डेप्रिसिएशन माइनस किया, हमें क्या मिला? एनडीपी। तो एनडीपी क्या होती है? हमारी देश की डोमेस्टिक इनकम। याद आ रहा है? एनडीपी क्या होती है? हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम। जब बात नेशनल की होती है, जब बात नेशनल की होती है तो वहां पे दो इनकम आती है, एक होती है डोमेस्टिक इनकम और एक होती है एक होती है, हाँ सॉरी सॉरी, जब बात नेशनल की होती है तो एक होती है इनसाइड इनकम और एक होती है आउटसाइड इनकम। इनसाइड वाली इनकम को हम लोग बोलते हैं एनडीपी या जीडीपी। जीडीपी या एनडीपी बातें की है, खाली डिप्रेशन का खेला है। जो इनसाइड वाली इनकम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनडीपी।
और जो आउटसाइड वाली इनकम उसको बोलते हैं NFIA। याद आ रहा है, पढ़ाया था मैंने। जो इनकम देश के बाहर से आ रही है उसको बोलते हैं NFIA। जो इनकम देश के अंदर कमाते हैं उसको बोलते हैं NDP। तो अगर हम NDP में NFIA ऐड कर देंगे, सर NFIA क्या है? देश की बाहर वाली इनकम, आउटसाइड इनकम। तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम को हम लोग बोलते हैं इनसाइड इनकम, तो अगर हम इनसाइड और आउटसाइड को ऐड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा? नेशनल। इसका मतलब अगर हम NDP और NFIA को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा NNP। क्या मिल जाएगा? NNP। लेकिन अब एक वर्ड आ रहा है, मैंने बोला अगर आपसे कोई बोले सिर्फ और सिर्फ GDP, तो आप समझना कौन सी GDP की बात हो रही है। देखो आज का क्लास वही समझ पाएगा जो पहले का क्लास किया हुआ है, सिंपल सी बात, क्योंकि मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ सरदार जी GDP, तो कौन सा GDP? GDP एट अ मार्केट प्राइस। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? NNP। कौन सी NNP की बात हो रही है? NNP एट अ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या छुपा रहता है? टैक्स। मार्केट प्राइस में क्या छुपा रहता है? टैक्स। टैक्स कभी भी प्रोडक्शन का पार्ट होता है? टैक्स कभी भी प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता है। तो जो चीज प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है माइनस करो भाई। जो चीज हमारे प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है वो माइनस करो। सर माइनस क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में वही पैसा ऐड होगा जो प्रोडक्शन का पार्ट है। नेशनल इनकम में वही पैसा ऐड होगा जो किसका पार्ट है? प्रोडक्शन का पार्ट है। तो मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड है, दैट इज वाई हम यहां से NIT को माइनस करेंगे। जैसे ही हमने मार्केट प्राइस से NIT को माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। यही होती है देश की नेशनल इनकम। सच बताना, आपको नेशनल इनकम याद करना पड़ रहा है या कहानी की तरह लग रहा है? स्टोरी है ना एकदम, समझ आ गया ना? आपको एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपली समझना। NFIA देश की बाहर वाली इनकम, NDP देश की अंदर वाली इनकम, दोनों को ऐड करो NNP एट मार्केट प्राइस। अब उस मार्केट प्राइस में हमेशा टैक्स इंक्लूड होता है। मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है। टैक्स कभी भी प्रोडक्शन का पार्ट होता ही नहीं है, माइनस करो NIT। सर NIT क्यों माइनस करते हैं? NIT मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी। हमने गवर्नमेंट को 100 रुपया का इनडायरेक्ट टैक्स दिया, मतलब GST दिया। गवर्नमेंट ने मेरे को 20 रुपया का सब्सिडी दिया, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना मिला? 80 मिला। इसी 80 को अपने बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब भी कहीं नेट आता है इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन किया गया। बोलो हाँ। हाँ चलो बता दे रहा हूँ, चलो तुम GDP बोलो निकालने के लिए। चलो GDP है, GDP में हम लोग क्या ऐड किए? NFIA, तो हमें मिल गया GNP। अब इस GNP, अच्छा ये कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? मार्केट प्राइस। अच्छा, अगर इस ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा नेट। हमें क्या मिलेगा? नेट। और इस मार्केट प्राइस से क्या माइनस कर देंगे? NIT, तो हमें मिल जाएगा NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। एक ही बात हुआ। GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश की अंदर वाली इनकम। NFIA देश की बाहर वाली इनकम, दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा? GNP। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भाई ये GDP है, मतलब यहाँ पे ग्रॉस है ना, तो सामने वाला भी तो ग्रॉस ही तो आएगा। ग्रॉस ही तो आएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ऐड कर रहे हो। NFIA ऐड करो, माइनस नहीं कर रहे हो। जब हम लोग ऐड करते हैं तो ग्रॉस आता है, जब कुछ माइनस करते हैं तो नेट आता है। तो अभी GDP और NFIA को ऐड किए, मिला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करोगे मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट को अपने बोलते हैं NNP। सिर्फ और सिर्फ NNP मतलब NNP एट अ मार्केट प्राइस। सिर्फ और सिर्फ NNP मतलब NNP एट अ मार्केट प्राइस। इस मार्केट प्राइस से NIT को माइनस कर दोगे। क्यों माइनस करोगे? क्योंकि NIT कभी भी प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता है। NIT कभी भी प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता, जो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं उसको माइनस करो। तो जैसे ही मार्केट प्राइस से NIT माइनस करो क्या मिल जाएगा? FC। और याद आ रहा है FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर को दी जाने वाली कॉस्ट। फैक्टर को दी जाने वाली कॉस्ट। कितने प्रकार के फैक्टर होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अगर बिजनेस के लिए फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? लैंड को पे किया, लेबर को पे किया, कैपिटल को पे किया, एंटरप्रेन्योर को पे किया। तो सपोज मैं लेबर हूं, बिजनेस ने मुझे पे किया तो मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। मैं लैंड ओनर हूं, बिजनेस ने मुझे रेंट पे किया, मेरे लिए क्या हो गया? इनकम।
मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस ने मुझे प्रॉफिट पे किया, मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। मैं कैपिटलिस्ट हूँ, बिजनेस ने मुझे इंटरेस्ट पे किया, मैं क्या हूँ? मेरा क्या हो गया? इनकम। तो मेरे लिए इनकम और बिजनेस के लिए क्या हो गया? खर्चा। तो मेरा इनकम और बिजनेस खर्चा बराबर हो रहा है नहीं बराबर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? लाइफ एट होम, सच बताना। क्लियर है मैटर? आगे बढ़े? सबके मुंह से आवाज आना चाहिए, जितना लोग जुड़े हैं। आगे बढ़े तो ओके 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 ओके। सुनिए, सब लिखाया हुआ है, देख लो। कुछ डाउट है पूछ लो। टर्म्स आएगा ना, टर्म्स में टीचर लोग ना उन 29 फार्मूला रटवाते हैं। हम कुछ रटवाएंगे नहीं, हम खुद फार्मूला बनाते हैं। प्लस एन एफ आई की है, बात तो एक ही है। हाँ हाँ। अरे ग्रॉस से ऐड करेंगे तो ग्रॉस आएगा, नेट से ऐड करेंगे तो नेट आएगा, बात एक ही है। बात तो एक ही है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। मेरा एक क्वेश्चन है सर, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, याद आ रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया का फिजिकल बाउंड्री जो मैप में दिखता है, प्लस 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ वाटर टेरिटरी, प्लस एक्स्ट्रा था ना 188 नॉटिकल माइल। और इत्तेफाक से अगर बीच में आइलैंड वगैरह मिल जाए तो बाउंड्री बढ़ जाती है। चलो बढ़िया। तो 12 नॉटिकल, अच्छा मैं 12 प्लस 188 ऐड करके 200 बोल दूं, तो फिजिकल बाउंड्री मतलब देश के अंदर वाला पार्ट जो एकदम सूखा है, प्लस 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ समुद्र का एरिया, प्लस इंडियन एम्बेसी, इंडियन बिजनेस काउंसलेट, प्लस प्लस अगर इंडियन एयरक्राफ्ट है, इंडियन शिपमेंट है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। प्लस हमारा जो अगर मिलिट्री का स्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री का ट्रूप्स है जिस भी देश में है, क्या इंडिया का कोई मिलिट्री ट्रूप्स बाहर में है? हाँ है, भूटान में है। तो अगर वो भूटान में फिर भी माना जाएगा हमारे देश का क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। यही हमारा नेपाल में भी है, तो ये हमारा क्या है? देश का डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर हुआ? ओके। तो अभी तक मैंने रिवीजन करवाया है जो इतना दिन पढ़ाया है, अब मैं आज का नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। चलिए हेडिंग डालिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से, सड़ा हुआ राइटिंग में लिखिए आप लोग। डिफरेंस बिटवीन, तुम लोग राइटिंग मेरे से बढ़िया है क्या? अच्छा, एक दिन कंपटीशन हो जाए मेरे से, जो जीतेगा वो सिकंदर नहीं गधा है बच, सिकंदर थोड़ी बनना है इस मतलब सिकंदर बन के मेरे को बदनाम करे, देख रहे हो? एक दिन राइटिंग कंपटीशन हो जाए, कौन कितना बढ़िया से लिखेगा। बहुत सालों से खेला नहीं ये वाला गेम। और राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग राइटिंग प्रैक्टिस में पता क्या लिखना है? क्या लिखना है राइटिंग प्रैक्टिस में? हमने एपीसी नहीं लिखना है, तुम लोग को लिखना है जो जिस देवी देवता को मानता है, जो जिस धर्म का है। जैसे मैं हिंदू हूँ, तुम्हारे मैं राम लिखूंगा, ठीक है ना? आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं अपना फेवरेट वर्ड लिखिएगा, और टेस्ट करेंगे किसका बढ़िया लगेगा। वैसे जीतने वाला तो हम ही है। डिफरेंस बिटवीन देख, तुम लोग मेरा तारीफ नहीं करेगा तो हमको खुद से तो करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करने के लिए। डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। मैं ना जब फर्स्ट टाइम, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहा था ना फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, बिलीव करो मैं एकदम डिलेमा में था। समझ में नहीं आता था, कहीं पे मैं फंसता था। अच्छा ये फाइनल गुड्स होगा, टीचर बोलता नहीं इंटरमीडिएट गुड्स होगा, फिर सेम सेम गुड्स को बोलता था फाइनल गुड्स होगा। हम बोले या तो टीचर पागल है तो हम पागल है। मतलब बड़ा कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि लॉजिक क्लियर नहीं होता था। क्योंकि आप देखना, सेम गुड्स कभी मैं बोलूंगा फाइनल गुड्स है, और सेम गुड्स कभी मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट गुड्स है। मेरे को पागल नहीं कोई बोलेगा, हाँ सम्मान करना, हम टीचर है तुम लोग का, ठीक है। लेकिन क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो ये चीज का। अच्छा बोले हम, अच्छा चलो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। एक वर्ड क्या है, वर्ड क्या है? अरे वर्ड क्या है? फाइनल। दूसरा वर्ड क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। मैं तुमको ना ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 डिफरेंस कराऊंगा, 3 डिफरेंस में टॉपिक कवर। ओनली थर्ड। प्रीति का हो आज एकदम हुआ है, खाना ना मिला कि नहीं? हमको तो नहीं लगता आज खाना दी होगी मम्मी इसको। हाँ, आज पक्का झाड़ सूरी होगी सुबह सुबह।
सुनिए ना, भूमि बताएगी, इसका असली दोस्त तो भूमि है। यार सुनिए। अरे बाबा सब ठीक है ना? ये लड़का लड़की जब जवान होता है हमको डाउट हो जाता है। जवानी के बच्चे लोग ठीक है। बच्चा देखो तुम, कोई चीज किसी भी छोटा बच्चों को देखो, पैंट पहना है या नहीं पहना फर्क ही नहीं पड़ता है। मस्त नाच रहा है। अरे मेरा नेफ्यू है ना, मस्त डांस करते रहता है, कुछ भी मतलब वही, मतलब यही लाइफ सबसे बढ़िया है। थोड़ा सा बड़ा हो जाओ ना, ठीक लग रहा है कि नहीं ठीक लग रहा है, कोई क्या सोचेगा। बचपन में कोई सोचता था भाड़ में जाए। तुम लोग थोड़ा सा अपना सब कुछ संभाल रखना, हाँ। दिमाग, दिल, पेट, पुर्जा, ये सब संभाल रखना है, बहुत बड़ा खतरनाक माहौल चल रहा है। देख लो अर्नो बेचारे को, तेरा मन नहीं लग रहा है। आज आज इसका मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा इसका। क्या हुआ? तेरा तेरा आज मन क्यों नहीं लग रहा है? समझ रहा है, सहपाठी नहीं आया हुआ इसीलिए। तो मेरे क्लास में, देख मेरे क्लास में जो एक्टिव नहीं रहेगा हम समझ जाएंगे, उसका कुछ इलू उलू चक्कर उक्कर चल रहा है, समझ रहा है ना, इसलिए मेरे क्लास में एक्टिव रहना सब लोग। जय, तेरा बेटा कुछ नहीं हो सकता, हम तेरे को बता दे रहे हैं। तेरा कुछ नहीं हो सकता। लाइव एट होम वाले, ये पानी देख रहा है? अगर कोई सोता मिल गया मेरे को लाइव एट होम में, फेंक देंगे पानी, उड़ जाएगा। जो लोग सोफा पे सोते हैं उठ जा। कोई अगर चाय वाय पी रहा है ठीक है, चाय पी सकता है, मेरे को ही थोड़ा दे देना। मैं देखता हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, मैं भी देख पाऊँ ये लोग कर क्या रहा है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट मेरी, मैं अपने खुद को सिस्टर को देखता हूँ, जब उसका लाइव क्लास चलता है ना, बैठ के ऐसे सोफा बैठ के क्लास देख रही है। हम बोले, हम यही सोचते होंगे, अगर हम भी पढ़ाता होगा तब तो बाकी स्टूडेंट भी इसी करता होगा। ए लाइव एट होम वाले कैसे देख रहे हैं तुम लोग, बैठ करके एकदम अच्छे से ना, या ऐसे सो करके देख रहा है क्लास? शुभम कैसे क्लास देख रहा है? बाकी लोग एकदम उड़ जाएगा। और जिसको चाय वाय चाहिए अपनी मम्मी से मांग लेगा, हमसे नहीं मांगेगा। आ जाओ। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, हो गया, बहुत मजाक हो गया। सरदार जी, सरदार जी चिल आउट। सरदार जी, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हो गया ना, मस्ती मजाक। अब 5 मिनट पढ़ाई कर लेते, उसको तो जय तो है बगल में, कोई बात नहीं है। फाइनल गुड्स की बात करते हैं, चलो। नंबर वन। नहीं, एक चीज बता रहा हूँ, इरिस्पेक्टिव मैं कुछ भी बोल दूँ, ये लड़का बहुत अच्छा है, लिटरली बता रहा हूँ। जय, लड़का मतलब कुछ भी मजाक कर दो, हंसी हंसी मजाक में ले लेता। कुछ लोग को तो ना मतलब अच्छा टारगेट कर रहे हैं, बताएंगे इनको। लड़का एकदम जेन्युइन लड़का है, मस्त लड़का है। चलो फाइनल गुड्स की बात करते हैं। देखो फाइनल गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जो कंप्लीटली बन करके रेडी हो गया। आपने वर्ड सुना होगा, पता नहीं सुना या नहीं सुना है, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स। हाँ हाँ, वही सेमी फिनिश गुड। इसका मतलब फिनिश गुड मतलब जो गुड्स बन करके रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया, अब उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं करना। जिस गुड्स के ऊपर जिस गुड्स के ऊपर आपको फर्दर प्रोडक्शन नहीं करना है, उसको अपने बोलते हैं फिनिश गुड्स। और यही फिनिश गुड्स क्या बन जाता है, आपका फाइनल गुड्स। ठीक है? एग्जांपल, जहां पर भी अभी क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा मेरे से, जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा नो क्वेश्चन, बिकॉज आपका क्वेश्चन हमको पता क्या आने वाला है। जब मैं बोलूंगा अब पूछो, तब, इसके पहले मेरे को पकने देना। ठीक है? तो जहां पर नो फर्दर प्रोडक्शन, जहां पे नो फर्दर प्रोडक्शन, जहां पर नो रीसेलिंग, लिखते जाओ, कान से सुनते जाओ, हाथ से लिखते जाओ, और आंख से हमको मत देखना, बुक देखना, कॉपी देखना। नो रीसेलिंग, जहां पे क्या हो, नो रीसेलिंग। जहां पे नो फर्दर प्रोडक्शन, जहां पे नो रीसेलिंग, जहां पे रीसेल समझता हो, रीसेल क्या होता है, सेल को दोबारा सेल कर देना। जैसे मैंने ये वाला बोतल जय से परचेज किया और सरदार जी को बेच दिया, तो जय ने मेरे को बेचा, मैंने सरदार जी को बेच दिया, इसको बोलते हैं रीसेल। जय ने मेरे को बेचा एक सेल, मैंने सरदार जी को बेच दिया सेकंड सेल, तो इसको बोलते हैं रीसेल। ठीक है? तो जहां पे रीसेलिंग नहीं हो रही है, जहां पे फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे गुड्स को अपने क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। ठीक है? उल्ट यहां पे आ जाओ, जहां पर हम लोग एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं,
जहाँ पे, अच्छा मेरे नोट्स में ना आपको एक प्रॉपर इजी लैंग्वेज में डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ क्लास नोट्स मतलब समझने वाला चीज होता है, याद वाद करने वाला हिसाब वो सब नोट्स से, ठीक है, नोट्स बन रहा है, ठीक है, इको कंप्लीट हो गया, बाकी सब फटाफट बन रहा है, ठीक है। जहाँ पे रॉ मटेरियल, जहाँ पे क्या हो, रॉ मटेरियल, मतलब जहाँ पे आप एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, जहाँ पर फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है, और तीसरा जहाँ पर रीसेलिंग हो रही है, जहाँ पे क्या हो रही है, रीसेलिंग हो रही है, जहाँ पे क्या हो रही है, रीसेलिंग हो रही है, वो हमारा हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। वो हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा एग्जांपल ही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएगा, मेरा एग्जांपल ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा एग्जांपल सुनो, मेरा एग्जांपल, सपोज मैं शुगर की बात किया, शुगर मतलब अजय चीनी की बात, अगर मैंने शुगर का बात किया, बस सुन लेना, मेरा एग्जांपल क्लियर कर देगा तुमको। मैं सपोज चीनी लाया, घर पे मस्त चाय बनाई, लड़कियां लोग कॉफी पीती, चाय पीता है तुम लोग, चाय कॉफी, कॉफी चलता है ना, ठीक है, चाय कॉफी कुछ बनाया, बनाया और मस्त पी गया। चीनी लाया, हेलो चीनी लाया, चाय बनाया और पी गया। अब ये चीनी मेरे लिए क्या है, क्या इस चीनी से कोई फर्दर प्रोडक्शन हुआ, क्या चीज, प्रोडक्शन कब होता है बाबू, जहां पे एक्सचेंज होता है। प्रोडक्शन याद है ना, प्रोडक्शन का डेफिनेशन याद है तुम लोग को, तुम लोग तो पढ़ा है मेरे से प्रोडक्शन डेफिनेशन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। जयदेव सर्कल की बुक का डेफिनेशन है कि प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज, जहां पर आप यूटिलिटी क्रिएट करते हो प्लस एक्सचेंज करते हो। मैंने चीनी से चाय बनाई तो यूटिलिटी क्रिएट हुआ, क्या मैंने किसी को एक्सचेंज किया, एक्सचेंज मतलब पैसा देकर के चाय बेचा क्या, तो मैंने चाय बनाया, मैं पिया, मेरा फैमिली पिया, क्या मैंने किसी को बेचा इसको, इसको जहां पर कोई चीज आपने बना करके कंज्यूम कर लिया और एक्सचेंज नहीं हुआ, वो प्रोडक्शन होता है क्या, प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्शन में एक्सचेंज तो होना चाहिए ना, जैसे मैंने आपसे फीस लिया, बदले में क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, एक्सचेंज हो रहा नहीं, एक्सचेंज हो रहा, मैं सर्विस दे रहा हूँ, आपने फीस दी है, यही तो एक्सचेंज होता है। तो चीनी लाया, चाय बनाया, मेरा बात सुनो, चीनी लाया, चाय बनाया, पी गया, अब ये चीनी मेरे लिए कौन सा गुड्स हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। सर कैसे फाइनल गुड्स हो गया, यहाँ पे ना तो फर्दर प्रोडक्शन हुआ, क्या चीनी का कोई फर्दर प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ, क्या चीनी को मैंने बेचा कहीं पर, नहीं, तो जहां पर फर्दर प्रोडक्शन नहीं है, जहां पे रीसेलिंग नहीं है, वही हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड्स। दूसरा एग्जांपल, चीनी लाया, एग्जांपल सुनना, 4-5 एग्जांपल लूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चीनी लाया, चाय बनाया, जय को 10 रुपया भाड़ बेच दिया, जय को 10 रुपया भाड़ बेच दिया। अब आप बताइए, अगर मैं एक भाड़ कप, समझो ना, अगर मैं एक कप का 10 रुपया चार्ज कर रहा हूँ, किससे चार्ज कर रहा हूँ, जैसे, तो इस 10 रुपये में, ये जो मैं 10 रुपया कप चार्ज कर रहा हूँ, क्या इस 10 रुपया में शुगर का कॉस्ट ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा, तो अगर मान लो मुझे 1 रुपया का शुगर का कॉस्ट आया होगा, तो मैं जैसे क्या 1 रुपया ही लूंगा, इसमें तो मैं अपना वैल्यू ऐड करूंगा ना। तो मान लो मैंने इस 10 रुपया में रखा 2 रुपया शुगर, 2 रुपया का चाय पत्ती होता है ना, चाय पत्ती, 2 रुपया क्या लिखा, मिल्क, और 1 रुपया मैं रखा अपना खर्चा, तो कितना मेरा खर्चा हो गया, 2 + 2 + 2 6 + 7, तो 7 रुपया मेरा क्या हो गया खर्चा, और 10 रुपया मैंने बेच दिया, तो 3 रुपया मेरा क्या हो गया, समझ रहे हो। अब आप बताओ, दुकानदार ने चीनी मेरे को बेचा था, सेम चीनी से मैंने क्या बनाया, चाय बनाया, और उस चाय को मैंने किसको बेच दिया, जय को बेच दिया। तो चाय के माध्यम से क्या मैं चीनी बेच रहा हूं कि नहीं बेच रहा हूं, अरे चाय के माध्यम से क्या मैं चीनी बेच रहा हूँ, नहीं बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ, क्योंकि उस चाय में चीनी का भी कॉस्ट ऐड है, भाड़ा का भी कॉस्ट ऐड है, चाय पत्ती और दूध का भी कॉस्ट ऐड है, प्लस रेंट वेंट भी ऐड है। अब आप बताओ, एक बार चीनी किसने बेचा, दुकानदार ने मेरे को बेचा, दोबारा मैंने चाय के माध्यम से चीनी किसको बेच दिया, जय को बेच दिया, रीसेलिंग हुआ कि नहीं रीसेलिंग हुआ। तो जहां पे रीसेलिंग हो रहा है, और यही तो प्रोडक्शन है, तो क्या मैं 10 रुपया जो बेच रहा हूं जय को, क्या मेरा प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है,
है तो मेरा प्रोडक्शन का पार्ट। तो जहां पे प्रोडक्शन होता है, और चीनी मेरे लिए क्या था, रॉ मटेरियल। अरे चाय का रॉ मटेरियल क्या है, चीनी, चाय, चाय पत्ती, दूध, यही तो रॉ मटेरियल है। तो जहां पर एज ए रॉ मटेरियल यूज करो, जहां पे एज ए फर्दर प्रोडक्शन यूज करो, और जहां पे रीसेलिंग होती है, वही मेरा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। अभी भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, और एग्जांपल लूंगा। अभी तक का एग्जांपल क्या था, चीनी लाया, चाय बनाया, खुद पी गया, किसी को बेचा क्या, नहीं, नो रीसेलिंग। नो रीसेलिंग मतलब नो वैल्यू एडिशन। अच्छा, हम जब किसी को बेचते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचते कि नहीं बेचते? अपने क्या हरिश्चंद्र है क्या? आप बताओ, अपने क्या बहुत हरिश्चंद्र है क्या, कि 10 रुपया का सामान खरीदेंगे और 10 में बेचेंगे? वो तो पागल ही होगा कोई। 10 का खरीदेगा, 10 में बेचेगा। अरे 10 का खरीदेंगे, 15 में बेचेंगे, 5 का क्या होगा, प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो जब भी रीसेलिंग होती है ना गाइस, जब भी रीसेलिंग होता है ना, तो इसमें वैल्यू एडिशन आ जाता है। सर वैल्यू एडिशन का मतलब प्रॉफिट। जब भी कोई चीज हम लोग रीसेल करते हैं, वहां पे क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। और वैल्यू एडिशन मतलब प्रॉफिट। जैसे 10 रुपया का सामान खरीदा, 15 में बेचा, तो 5 मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो एक सामने वाले ने मेरे को 10 में बेचा, सामने वाले ने मेरे को कितना बेचा, 10 में बेचा, मैंने सामने वालों को बेचा, मतलब जय को बेचा मैंने 15 में, तो 5 रुपया प्रॉफिट रख के बेचा, ये हो गया वैल्यू एडिशन। अब मेरा ध्यान समझना, ध्यान समझना। हेलो, एक एग्जांपल और। मैंने एक एसी खरीदा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ? ठीक है, फैन को तोड़ दिया जाए। ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा काम दिया गया, कुछ भी होगा तुम लोग, तुम्हारे अपना घर का एड्रेस देना, फैन वैन बंद करना, उसको बुला लेना वहां से। आ जाओ। सेकंड एग्जांपल सुनो। मैं एक एसी लाया, एक एसी लाया, मस्त अपना रूम में लगा के सो रहा हूँ, मस्त हवा खा रहा हूँ। अब वो एसी मेरे लिए कौन सा गुड्स हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। कैसे, क्या वहां पे रीसेलिंग हुआ, क्या रीसेलिंग हुआ, क्या फर्दर प्रोडक्शन हुआ, नहीं। तो जहां पे रीसेलिंग नहीं है, जहां पे फर्दर प्रोडक्शन नहीं है, जहां पे वैल्यू एडिशन नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, फाइनल गुड्स। उल्टा क्वेश्चन, मैं एसी लाया 50,000 में, 60,000 में जय को बेच दिया। 50,000 में खरीदा, 60,000 में जय को बेचा। अब ये एसी मेरे लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड। सर कैसे, शोरूम वाले ने कितना बेचा, तो शोरूम वाले ने सेल किया 50,000 में, मैंने सेल किया 60,000 में, कितना का वैल्यू ऐड किया, 10,000, मतलब मेरा प्रॉफिट। तो एक बार दुकानदार ने मेरे को बेचा, दूसरी बार मैंने जय को बेचा, जहां पे रीसेलिंग हो गया। जहां पर भी रीसेलिंग होता है, जहां पर भी वैल्यू एडिशन होता है, उसको अपने बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सिंपल सिंपल, मैं वेजिटेबल खरीदा, ध्यान सुनो, वेजिटेबल खरीदा, मस्त सब्जी बनाया, खा गया, क्या है मेरे लिए, फाइनल गुड्स। वेजिटेबल खरीदा, सब्जी बनाया, मार्केट में बेच दिया, इंटरमीडिएट। क्लियर हो रहा है ना? तो फाइनल गुड्स में क्या होता है, नो फर्दर प्रोडक्शन, नो रीसेलिंग, आ रहा है सामने, और नो वैल्यू एडिशन। अब एक दमदार एग्जांपल तुम्हारे सामने आ रहा है। मैंने एक कार खरीदा, मैंने एक कार खरीदा, ओला उबर में डाल दिया, या तो ओला में डाला या उबर, लोग डालते हैं ना, अरे बिजनेस पता है ना कारवर का। तो मैंने एक कार खरीदा और उबेर में डाल दिया। अब आप बताइए वो मेरे लिए क्या है? अच्छा, क्या, दोस्त समझ के बोलना, वरना जो गलत किया उसको मैं फिर समझाएगा, क्या दिक्कत है, बड़ा क्यों रहा है तुम लोग फिर से, बताइए। हम भी जब स्टूडेंट था ना, हमको भी यही लगता था, ठीक है, अभी हम बड़ा हो गया। तो मेरे को लगता है अभी नहीं होगा। ये सच में कैसा बता तो, मैंने एक कार खरीदा और ऊपर ओला ओला में डाल दिया, ओला में डाल दिया कि चलो ड्राइवर रखा, बोला दिन भर चलाना, 50,000 कमाना, एक दिन में 1 लाख दे देना मेरे को। अरे मतलब जो भी कमाना उसमें से मेरे को दे देना, सिंपल यही तो होता है ना, कि 5,000 कमाओगे तो भाई 2,000 3,000 हमको देना, बाकी तुम रख लेना, यही होता है नॉर्मली। एक एग्जाम्पल क्या है, एक कार खरीदा, ओला में डाल दिया, और हर महीना मेरे को, हर दिन या हर महीना मेरे को पैसा मिल रहा है। अब आप बताइए ये कार मेरे लिए कौन सी गुड्स है, ये कार कार मेरे लिए कौन सा गुड्स है, बोल बोल बोल। इंटरप्रेट कैसे?
अच्छा मैंने कार खरीदा, सुनो मैंने कार खरीदा, मैंने ड्राइवर को बेच दिया क्या? ड्राइवर को बेचा क्या? कोई वैल्यू एडिशन हुआ? कोई वैल्यू एडिशन हुआ? कार मैं यूज करूं, सुनो कार मैं यूज करूं या ना यूज करूं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो आएगी आएगी। अरे तुमको पता है ना, कोई भी कार शोरूम से निकालो 10,000 20,000 वैल्यू खत्म। कोई भी कार तुम शोरूम से निकालो, जिस दिन निकालो उसी दिन 50,000 उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इतना भयानक डेप्रिसिएशन होता है कार का। शोरूम से निकालो, अब दोबारा लेके जाओगे, बोलोगे 50,000 कम पे करें, बोले अभी तो निकाला था बोला कोई बात नहीं, वैसी डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इतना भयानक डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है कार का। अच्छा मैंने ड्राइवर रख के कार या तो अगर मैं ड्राइवर नहीं रखता तो मैं खुद ही चलाता। अगर ड्राइवर नहीं रखता तो मैं खुद ही चलाता। मैं नहीं चला, मेरे को तो पढ़ाना था ना इकोनॉमिक्स, मेरे को तुम लोग को पढ़ाना था, मैं ड्राइवर रख के चलवा रहा था। क्या मैंने कार बेच दिया? तुम लोग ओला उबर बुक करता है तो कार खरीद लेता है, ऐसा है क्या भाई? 250 रुपया, 250 रुपया में कार खरीद लिया तुम लोग? अरे 250 में तुम लोग कार खरीद लिया नहीं ना? अभी कल को तुम लोग मेरे को फीस दिया, बोला ये एसी हम उठा के लेके जा रहे हैं पॉसिबल है क्या? हाँ? दादा जी थोड़ा गरीब लोग पर रहम करो भाई बोला सर उखाड़ लेते। तुम लोग ओला उबर बुक करता है, क्यों 250 रुपया देता है, 300 रुपया क्यों देगा? बिकॉज आपको सर्विस दिया गया, उस सर्विस का तुमने दिया 250 300 रुपया, तुमने कार का पेमेंट नहीं किया। वो जो कार ने सर्विस दिया उस सर्विस का पेमेंट तुमने किया, तुमने कार नहीं परचेज किया। अब आप बताइए, मैंने वो कार अपने ड्राइवर दिया, बोला तुम चलाओ, भाड़ा कमाओ, जो भी भाड़ा आता कुछ तुम रख लेना कुछ मेरे को दे देना, काइंड ऑफ मेरा बिजनेस हो गया। आप बताओ वो कार क्या मैंने बेचा? नहीं बेचा। क्या उसका वैल्यू एडिशन हुआ? क्योंकि बेचूंगा तभी तो वैल्यू एडिशन होगा। अरे प्रॉफिट तभी, जब बेचूंगा तभी तो प्रॉफिट होगा ना। अच्छा क्या उससे मैंने फर्दर प्रोडक्शन किया? क्या मैंने उससे फर्दर प्रोडक्शन किया? अरे कार को बेच कर क्या मैंने फर्दर प्रोडक्शन किया? नहीं, फर्दर प्रोडक्शन तो नहीं किया। कार का सर्विस यूज कर रहा हूँ ना, कार को तो बेच कर। जब भी वैल्यू एडिशन होता है तो प्रोडक्शन होता है, याद रखना। जब भी वैल्यू एडिशन होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। तो क्या कार ने, कार को मैंने बेचा? नहीं बेचा। क्या वहां पे रीसेलिंग हुआ? नहीं हुआ। शोरूम वाले ने मेरे को बेचा, मैंने किसी को बेचा नहीं है। मैंने ड्राइवर रखकर कार चला रहा हूँ, मैं बेचा नहीं हूँ। ना तो रीसेलिंग हुआ, ना वैल्यू एडिशन हुआ, ना फर्दर प्रोडक्शन हुआ। अब कौन सा गुड्स होगा? आपको पता है, मतलब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, कैन फाइनल गुड्स बी ए कैपिटल गुड्स? आंसर इज यस। कार मेरे लिए कौन सा गुड्स हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया। आज मैं इस टैबलेट से पढ़ा रहा हूँ, आज मैं इस टैबलेट से पढ़ा, कहाँ गिरा? अच्छा मेरे पास ये कैमरा लगा हुआ, एसी लगा हुआ, पंखा लगा हुआ है, ठीक है, एलईडी टीवी सब लगा हुआ है। ये मेरे लिए कौन सा गुड्स है? ये कौन सा गुड्स है? हाँ, ये मेरा कैपिटल गुड्स है। और फाइनल गुड्स कैन बी अ कैपिटल गुड्स। भाई अच्छा तुम्हारे फीस में क्या मैं एसी का दाम ले रहा हूँ क्या? तुम्हारे फीस में क्या मैं टीवी का दाम ले रहा हूँ क्या? नहीं। एसी तुम, एसी जस्ट सर्विस दे रही है, टीवी जस्ट क्या दे रही है? सर्विस। मैं तुमसे दाम नहीं ले रहा हूँ, जितना सर्विस देगी मैं उसका पैसा ले रहा हूँ, बस यही ले रहा हूँ। आया बस सामने। तो वो जो कार मैंने पर्सनल यूज के लिए लिया या बिजनेस यूज के लिए लिया, वो मेरा कौन सा गुड्स है? फाइनल गुड्स। वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। और एग्जांपल सुनो, और कोई एग्जांपल बताओ तुम लोग, और कोई एग्जांपल बताओ, अब बताओ। तुमको सिंपल देख लेना, कहीं पर भी वैल्यू एडिशन हुआ समझ जाना कौन सा गुड्स है। तुमको एक वर्ड समझा दे रहा हूं, जहां पर ये दोनों हुआ, जहां पर भी रीसेलिंग होगा वहीं पे वैल्यू एडिशन होगा, जहां पर भी रीसेलिंग होगा वहीं पे क्या होगा? वैल्यू एडिशन। अगर ये दो वर्ड मिल गया समझ जाना इंटरमीडिएट गुड्स। कुछ भी एग्जांपल निकालो आप, कुछ भी एग्जांपल। कौन सा? हाँ हाँ सही बात है, एकदम सही। अब चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम्हारा एग्जांपल बताओ, तुम्हारे हिसाब से बताओ। मैंने एक सुनो, मैंने एक फोन खरीदा, हेलो, एक फोन खरीदा 10,000 में, 12,000 में बेच दिया। 10,000 में खरीदा, 12,000 में बेच दिया। कौन सा गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स। 10,000 में फोन खरीदा, ऑफिस वाले को, ऑफिस में जो लड़का काम करता, मैंने बोला इस फोन से कॉल उठाना, जो भी ऑफिस का कॉल आएगा उससे उठाना। ये मेरे लिए कौन सा गुड्स है? कैपिटल गुड्स मतलब फाइनल गुड्स। समझ में आ रहा? मैंने ऑफिस वाले को दिया जस्ट यूज करने के लिए, उसको बेचा नहीं मैंने। तो जहां पर भी रीसेलिंग नहीं होती, जहां पर भी वैल्यू एडिशन नहीं होती, वो कौन सी गुड्स होती है? फाइनल गुड्स। लाइव एट होम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो गाइस, सच बोलना, अगर नहीं क्लियर है तो मैं और एग्जांपल दे सकता हूँ। बोलो, बोलो क्या बोल रहे थे?
थोड़ा थोड़ा तो क्या डाउट है बताओ, क्या डाउट? तुमको जस्ट देखना है रीसेलिंग, तो क्या देखना है? रीसेलिंग। हाँ, हाँ, क्या चीज? अच्छा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो। मैंने एक घर लिया, मैंने एक घर लिया, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, वो कौन सा गुड्स हो गया? घर लिया 50 लाख में, बेचा 60 लाख में। क्लियर हो रहा है? अच्छा, मान लो मेरा टायर का कंपनी है, टायर समझता ना? मैंने टायर मैंने खरीदा, सुनो, मैंने टायर खरीदा, अपने कार और बाइक में यूज कर लिया, कौन सा गुड्स हो गया? मैंने वही टायर टाटा कंपनी को बेच दिया। टायर, टायर बनाया, या टायर पर देखना, बहुत सारा शोरूम है ना जो टायर का बिजनेस करते हैं, तो मेरे शोरूम में टायर था, मैंने टाटा कंपनी को बेच दिया, कौन सा गुड्स हो गया? कौन सा गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर हो रहा है? जहां पर भी रीसेलिंग होगा वहीं पे होगा वैल्यू एडिशन, जहां पर भी रीसेलिंग और वैल्यू एडिशन आ गया वो कौन सा गुड्स होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। सिंपल। बोल शुभम, कहाँ डाउट है? क्या चीज रेंट? हाँ तो घर रेंट दिया, भाई तुम किसी का घर यूज कर रहा है, उस घर का सर्विस यूज कर रहा है, घर थोड़ी खरीद लिया। मैं एक मिनट, ये लैंड, ये कोचिंग सेंटर भी क्या रेंट पे ही है? ये रेंट पे ही तो है ना, तो क्या मैंने ओनर से पूरा घर खरीद लिया, ये पूरा सेंटर खरीद लिया क्या? नहीं, ये मैं सर्विस, भाई तुमको पढ़ा रहा हूँ, सर्विस ले रहा हूँ, तुम्हें भाड़ा दे रहा हूँ। लेकिन आज भी असली मालिक कौन होगा? वही तो होगा। तुम किसी को भी रेंट पे रूम देता है, ओनर उसको बना देता है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो हम तुम्हारा रूम भाड़ा जरूर लेना चाहेगा। हाँ, हाँ फाइनल गुड्स हो। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? बिल्कुल हाँ, कैन फाइनल गुड्स भी है कंज्यूमर गुड्स? क्वेश्चन है, कैन फाइनल गुड्स, अरे क्वेश्चन सुन रहे बाबा, कैन फाइनल गुड्स बी अ कंज्यूमर गुड्स? बोलो, आंसर ऊपर दो, क्या फाइनल गुड्स कंज्यूमर गुड्स हो सकता है? हाँ, कैन फाइनल गुड्स कंज्यूमर गुड्स हो सकता है? अरे चिप्स का पैकेट लाया और मेरा शक्ल दिख रहा है कि इतना मोटा आदमी कौन हो सकता है? मैं ही। अरे इतना मोटा आदमी कौन हो सकता है? मैं। चिप्स का पैकेट लाया और मेरा पेट में चला गया। अब ये चिप्स कौन सा गुड्स है? फाइनल गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स से बाद में क्या बन गया मेरे लिए? फाइनल गुड्स। 5 रुपए का, मेरा तो 5 रुपए का था, मैंने 5 रुपए का चिप्स खरीदा और खा लिया, खा लिया, तो मेरे लिए कौन सी गुड्स हो गई? कंज्यूमर गुड्स। और ये चिप्स नॉर्मली कौन सी गुड्स होती है? कंज्यूमर गुड्स, जो गुड्स स्पेशली कस्टमर वगैरह यूज करते हैं। हाँ, फाइनल, कैन फाइनल बी ए गुड्स, कैन फाइनल गुड्स बी ए कंज्यूमर गुड? आंसर इज यस। कैन फाइनल गुड्स बी ए कैपिटल गुड्स? आंसर इज यस। और बताओ, और बताओ क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्लियर हो रहा है? जिसका भी क्वेश्चन था, आई डोंट नो, नाम उनका नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है आपका? अब यही चिप्स मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है, कैसे? मेरा मेरा ना मोदी खाना का दुकान है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोदी खाना दुकान। हाँ, 4 रुपया का चिप्स लाया, 5 रुपया में बेच दिया, 1 रुपया क्या हो गया? वैल्यू एडिशन। अब ये चिप्स मेरे लिए क्या हो सकता है? इंटरमीडिएट। तो फाइनल गुड्स में कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स में क्या कैपिटल गुड्स होता है, फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। अगर कंज्यूमर उसको फाइनली कंज्यूम कर ले तो कंज्यूमर गुड्स, या कंज्यूमर उसको बेच दे। अब इसे जय है, 5 रुपए का ले चलाऊंगा और 7 रुपया में बेचूंगा, खरीद भी लेगा ये मेरे से। 2 रुपया प्यार का, बोला भैया आपसे बहुत प्यार करते, 2 रुपया एक्स्ट्रा आपको पे कर देंगे। तो 5 रुपया मैंने ले लाया, 7 रुपया में बेचा, तो दुकानदार ने मेरे को बेचा, मैंने जय को बेचा, रीसेलिंग, वैल्यू एडिशन। तो मेरे लिए वो चिप्स क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। जय भी चला, सरदार जी को 10 में बेच दिया। तो जय के लिए कौन सा गुड्स? अरे जय के लिए कौन सा गुड्स? इंटरमीडिएट। लेकिन सरदार जी बोले भाई हम तो खाने पीने वाला बंदा, खाड़े तुरंत मुंह में डाले। अब सरदार जी के लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स। समझ में आ रहा ना? हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, मैंने बोला, बोला कैन, समझ रहे हो? कैन तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो फाइनल गुड्स भी कंज्यूमर हो सकता है, फाइनल गुड्स भी कैपिटल हो सकता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर नेशनल इनकम में कौन सा गुड्स ऐड होगा? फाइनल गुड्स ऐड होगा या इंटरमीडिएट गुड्स ऐड होगा? हाँ, स्टेटमेंट लिखो, इन नेशनल इनकम, कॉमा, फाइनल गुड्स इज ऑलवेज एडेड, ऑलवेज, इन नेशनल इनकम फाइनल गुड्स इज ऑलवेज एडेड। सिंपल। नेशनल गुड्स में
नेशनल इनकम में हमेशा कौन सा गुड्स हटता? फाइनल गुड्स। याद करो पहला दिन, जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। याद आया? क्लियर हो गया? क्योंकि सूनर और लेटर यही इंटरमीडिएट गुड्स बाद में क्या बनती है? अरे सूनर और लेटर ये इंटरमीडिएट गुड्स बाद में क्या बन जाती है? फाइनल गुड्स। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने 10 पैकेट चिप्स का लाया, 10 पैकेट किसका लाया? चिप्स का लाया। 5 चिप्स, 5 पैकेट मैंने खुद खा गया सेल्फ, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स। 5 चिप्स मैंने मिस्टर एक्स को बेचा, किसको बेचा? तो अब ये मेरे लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। मिस्टर एक्स भी मेरी तरफ पेटू निकले, ये भी खा गए, क्या हो गया? सेल्फ कंजम्पशन। तो मिस्टर एक्स के लिए क्या हो गया? ये फाइनल गुड्स। तो आप बताइए, जो इंटरमीडिएट गुड्स था ये बाद में फाइनल गुड्स बना या नहीं बना? ये जो इंटरमीडिएट गुड्स था बाद में फाइनल गुड्स बना या नहीं बना? इसलिए नेशनल इनकम में क्या होता है? सारा का सारा फाइनल गुड्स ही ऐड होता है, क्योंकि सूनर और लेटर इंटरमीडिएट गुड्स बाद में क्या बन जाएगा? जो गुड्स एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा बाद में वो फिनिश गुड्स का पार्ट होगा, और बाद में कस्टमर खरीदेगा और यूज करेगा, तो जैसे ही कस्टमर खरीद के यूज कर रहा है तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया। एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने टायर बनाया, मैंने टायर बनाया, बेचा टाटा कंपनी को, टायर बनाया और बेचा टाटा कंपनी को। टाटा कंपनी के लिए टायर क्या भाई? टाटा मोटर, टाटा मोटर कार बनाती है, तो टाटा मोटर के लिए टायर क्या हो गया? रॉ मटेरियल। अब टाटा कंपनी ने टायर को यूज करके कार बनाया, और कार खरीदने वाला कोई और नहीं है, सरदार जी हैं। जैसे ही सरदार जी ने खरीदा कार, तो सरदार के लिए क्या हो? सरदार जी के लिए क्या हो गया? वो फाइनल गुड्स। अब आप बताइए, अगर मान लो 10 लाख रुपए की कार है, तो क्या उस 10 लाख में टायर का कॉस्ट ऐड है कि नहीं ऐड है? तो जो जो टाटा कंपनी के लिए टायर इंटरमीडिएट गुड्स था, वही टायर बाद में सरदार जी के लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स। तो सूनर और लेटर इंटरमीडिएट गुड्स क्या बन जाता है? फाइनल गुड्स। इसीलिए नेशनल इनकम बोलता है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स अगर ऐड करने बैठ जाएंगे तो माथा खराब हो जाएगा। हम डायरेक्टली क्या ऐड करेंगे? फाइनल गुड्स, क्योंकि फाइनल गुड्स में क्या ऐड है? फाइनल गुड्स में क्या ऐड है? इंटरमीडिएट गुड्स ऐड है। अरे कार में क्या टायर नहीं ऐड है? अरे कार में क्या टायर नहीं ऐड है? ऐड ही है। अब सोचो मैं सीएसओ हूं, मैं टायर टायर को ढूंढ रहा हूँ, फिर किसी ने रबड़ बेचा, रबड़, किसी ने सीट बेचा, मैं सीट वाले ढूंढ रहा हूँ, किसी ने स्टील बेचा, मैं स्टील वाले ढूंढ रहा हूँ। पागल नहीं हो जाऊंगा? इट्स बेटर मैंने कार को कंसिडर कर लिया। जैसे ही मैंने कार को कंसिडर किया, सब उसके अंदर आ गया कि नहीं? अंदर आ गया। तो एज ए सीएसओ मैं हमेशा क्या देखूंगा? फाइनल गुड्स। क्योंकि सोचो, अगर मैं रॉ मटेरियल सप्लायर को ढूंढूंगा कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली फाइनल गुड्स को टच करूंगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा फाइनल गुड्स। लाइव एट होम वाले एक बार क्लियर बोल दो, फिर अब आगे बढ़ते हैं। एक बार हाँ बोल दो सर, हाँ भैया क्लियर हो, हाँ सर क्लियर हो गया, बोल दो एक बार। शुभम आपका, शुभम शुभम आपका, बोल। हाँ हाँ प्रीति, स्टैंड अप। ओ टर्बो तो नहीं चल रहा है बाबा। अच्छा आधा घंटा ही चलता है क्या वो? 24 कर दे, 26 कर देना, चलो अब ठीक है ना? ओके, क्लियर हो गया ना? अब मैं पढ़ाता हूँ मैथड्स ऑफ नेशनल इनकम। मैथड्स ऑफ, एक्चुअल मैंने इसलिए इतना टाइम दिया ना, बिकॉज है एक कंफ्यूजिंग टॉपिक। सच में ये कंफ्यूजिंग टॉपिक, इतना क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना, क्लियर ही नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम तुम लोग जाना, सोचना, अगर कुछ भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछना, मैं और भी क्लियर कर दूंगा। देखो जरूरी नहीं है कि मैं एक बार में समझाऊंगा और आप भी इतने लायक नहीं हो कि एक बार में समझ जाओगे। आया बस हमने, आप भी कोशिश करिए, हम भी कोशिश करेंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहला लिखो मेथड नंबर 1। तुम लोग सोचता होगा ना कि सर मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल देते हैं, अगर सर नहीं होते तो बताते इनको, ऐसा किसके दिमाग में ख्याल आ रहा है? वैल्यू एडेड मेथड, इसी को अपने क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। या कुछ लोग ना बड़ा होशियार होता है, बोलता है एक्सप्लेन आउटपुट मेथड, लगता है कुछ नया बोल रहा है। एक ही बात तो है। आज तुम लोग को मेरा राइटिंग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? आज हम पूजा किया था पता है? हाँ,
जय पूजा का मतलब कुछ और ही समझता है, समझ रहे हैं, इतना खतरनाक गंदा है। प्रोडक्शन मेथड, इसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। इसका क्या हो गया, आउटपुट मेथड। क्लियर हो गया। चलो देखो, इन प्रोडक्शन मेथड या इन वैल्यू एडेड मेथड नॉर्मली जो ज्यादा फेमस है वो कौन सा फेमस है, वैल्यू एडेड। और इवन सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में देखना यही दिया ही है, वैल्यू एडेड मेथड ही दिया हुआ है, यही ज्यादा दिया हुआ है। तो हम लोग ना वैल्यू एडेड मेथड क्या करते हैं नॉर्मली, लिखो, इन ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इन ईच in each stage of production, in each stage of production, CSO considered only value added part। इन ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में सीएसओ क्या कंसीडर कर रहा है, ओनली वैल्यू एडेड पार्ट। एग्जांपल, वैल्यू एडेड पार्ट। अब सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम लोग एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल से हम लोग इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। 5 मिनट में टॉपिक क्लियर, खत्म, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए टेबल बनाइए मेरे साथ, वैल्यू एडेड पार्ट, कंसिडर ओनली अ वैल्यू एडेड पार्ट। अब टेबल बनाते हैं, लिखिए यहाँ पे, लिखो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, फिर आप लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर यहाँ पे लिखो इंटरमीडिएट गुड, और बाद में लिख देना वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड कर दो, लास्ट में क्या हो गया, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। ठीक है ना। अब हम लोग मान के चल रहे हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है एग्रीकल्चर का, मान लेते हैं हमारा है बेचारा फार्मर। मैं तीनों सेक्टर लूंगा, एग्रीकल्चर से फिर सेकेंडरी में आएंगे, सेकेंडरी से फिर टर्सरी में आएंगे। फार्मर, ठीक है, फार्मर ने क्या बनाया, वीट, फार्मर ने क्या बनाया, वीट। ठीक है। अब फार्मर के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, सीएसओ हमेशा को जीरो मानता है। तो अब किसान का रॉ मटेरियल सीएसओ हमेशा मानता क्या है, जीरो। तो जो रॉ मटेरियल था वो क्या हो गया, जीरो। तो देखा जाए किसान ने गेहूं, किसान का जो रॉ मटेरियल क्या है, जीरो, उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। अब किसान ने गेहूं उगाया और सपोज को सेल कर दिया, मार्केट में सेल कर दिया। कितना में सेल किया, सपोज 10,000 में सेल किया। कितना में सेल किया, 10,000। तो देखा जाए 0 रुपए का सामान का वैल्यू कितना हो गया, 10,000। तो कितने का वैल्यू ऐड हुआ, क्लियर हुआ। सीएसओ मान लेते हैं कि हम, अरे ये जीरो क्यों समझ में आया तुमको, सीएसओ हमेशा करता है, सीएसओ हमेशा करता है, जो एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल होता है उसको हमेशा क्या मान लेता है, जीरो। ठीक है, तो हम भी क्या मान लेते हैं, जीरो। तो किसान ने देखा जाए जीरो सामान को यूज करके गेहूं उगाया और उस गेहूं को बेच दिया, कितने में बेच दिया, 10,000 में बेच दिया। तो जीरो से कितना हो गया, 10,000। कितने का वैल्यू ऐड हुआ, 10,000। अभी एग्जाम्पल देखना, फार्मर ने ये जो वीट बेचा था ना, वो बेचा था मिलर को। किसको बेचा था, समझा, जो लोग आटा वाटा बनाते हैं, अरे चक्की, आटा चक्की, जो मिलर होता है, आया समझ। किसान ने कितना बेचा था मिलर को, तो मिलर के लिए रॉ मटेरियल कितना हो गया, अरे किसान ने मिलर को कितना बेचा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब होता है सेल, लिख लो यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या होता है, सेल। अब आप बताइए, किसान ने मिलर को गेहूं कितने रुपए में बेचा था, 10,000 में। तो मिलर के लिए 10,000 क्या हो गया, एज ए रॉ मटेरियल। और जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, यही ना। अब सपोज मैं मिलर हूं,
मैंने 10,000 रुपये का गेहूं लाया, मशीन में गेहूं डाला, मतलब आटा चक्की में गेहूं डाला, और उस गेहूं से मैंने क्या बना दिया, आटा। और उस आटा को मैंने बेच दिया किसी ग्रोसरी शॉप पे या किसी शोरूम में बेच दिया, और ना पैकेजिंग करके अपना ब्रांड लगा कर बेच दिया, किसी दुकानदार को बेच दिया। मान लो तो मैंने बेचा। अच्छा, मैंने क्या किया, वीट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्लोर। वीट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्लोर में। और मैंने जो फ्लोर बेचा ना, वो बेचा 25,000 में। कितना में बेचा, 25,000। किसी दुकानदार को मैंने 25,000 अपना ब्रांड लगाकर दुकानदार को मैंने 25,000 में आटा बेच दिया। अब आप बताइए, 10,000 रुपया गेहूं लाया, मशीन में डाला, गेहूं से क्या बनाया, आटा, और उस आटे को मैंने बेच दिया किसी दुकानदार को। तो 10,000 का सामान को मैंने कितना में बेचा, 10,000 का सामान मैंने कितना में बेचा, 25,000 में। चाहे कितने का वैल्यू ऐड किया मैंने, क्लियर हुआ। आप देखो ध्यान से। अब जिसको मैंने आटा बेचा था ना, वो कुछ नहीं है, ग्रोसर है, मतलब शोरूम वाला है। हाँ, जो शोरूम है, जो शोरूम का मालिक था, मैंने उसको आटा बेचा। तुम लोग मोदी खाना लिख लेना स्लैश डाल के समझा। तो अब शोरूम से जो भी आटा जाता है वो क्या कन्वर्ट होता है, अरे हम लोग ज्यादा नहीं, ब्रेड, ये बेकरी, वटेवर कुछ तो बनता ही है ना। तो मान लेते, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ना। अब हम थोड़ी सोचेंगे आटा का वो बना ये बना, ये सिंपल एग्जांपल, मेरे को तो कॉन्सेप्ट देना आपको। मान लेता हूँ फ्लोर से क्या बनता है, ब्रेड। अरे तुम लोग शोरूम से जो भी आटा लेके जाओगे उसका क्या बनाओगे, ब्रेड। तो फ्लोर से क्या बनेगा, ब्रेड। तो शोरूम वाले ने कितने रुपए में आटा खरीदा था, अरे मिलर ने 25,000 का आटा बेचा था, किसको बेचा था, ग्रोसरी शॉप वाले को। तो ग्रोसरी शॉप वाले का रॉ मटेरियल कितने का हो गया, 25,000 का हो गया। अब ये जो ग्रोसरी शॉप वाला है वो क्या बिजनेस करने बैठा है या चैरिटी खोल के बैठा हुआ है, बिजनेस। तो 25,000 का आटा लाएगा तो कुछ तो दाम बढ़ा के बेचेगा। उसने बेच दिया मान लो 30,000 में, एग्जाम्पल लेते हैं ना, उसने कितना बेच दिया, 30,000 में कितना बेच दिया, 30,000 में बेच दिया। आया बस, कितना बेचा, 30,000 में। तो 25,000 का आटा लाया, 30,000 में बेचा, कितने का वैल्यू ऐड किया। अब इस लाइन को पढ़ो, इन ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सीएसओ कंसीडर ओनली है वैल्यू एडेड, मतलब कितने रुपए का वैल्यू एड। तो फर्स्ट स्टेज में कितने का वैल्यू ऐड हुआ, सेकेंड स्टेज में कितने का वैल्यू ऐड हुआ, 15। और थर्ड स्टेज में कितने वैल्यू ऐड हुआ, 5। इसको ऐड करो कितना आएगा, 30,000। और इसी को अपने बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना, ये बेसिकली बराबर होता है जीडीपी एमपी के। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो बराबर होता है जीडीपी एमपी। सर कैसे, कैसे सर कैसे, ये वीट का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो फार्मर प्रोडक्शन कर रहा है, ये किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। अरे किसका पार्ट है ये, अरे फार्मर जो काम किया वो किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर। मिलर ने क्या किया, गेहूं ला करके प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, तो मिलर किसका पार्ट है, सेकेंडरी सेक्टर का। और शोरूम वाला जस्ट क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ये किसका पार्ट हो गया, टर्सरी सेक्टर का। तो जब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों आपस में ऐड होते हैं, वही तो जीडीपी एमपी के बराबर होगा। अरे जीडीपी में तीनों सेक्टर का पैसे ही तो ऐड है। तो फार्मर किसका पार्ट है, फार्मर किसका पार्ट है, प्राइमरी का। मिलर किसका पार्ट है, सेकेंडरी का। और जो मोदी खाना दुकानदार, जो ग्रोसरी शॉप वाला, किसका, टर्सरी का। ये जितने शोरूम वाले हो क्या दे रहे हैं, सर्विस तो दे रहे हैं। तो तीनों सेक्टर को मिला दोगे वही तो जीडीपी में ऐड होगा। इसीलिए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आया वो किसके बराबर है, जीडीपी एमपी के बराबर। यहां तक स्टोरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एकदम क्लियर है, कुछ डाउट है, अर्नव। बाद में बेटा चैटिंग वेटिंग करना, वरना हम तेरे साथ चीटिंग करने लगेगा। यहाँ आ जाओ, लाइव एट होम। आप बताइए, आपको यहाँ तक क्लियर है गाइस, क्लियर है ना। शुभम आपका क्लियर बाबू, अच्छा।
अब ये जो जीडीपी मिला, सुनो ये हमें क्या मिला, जीडीपी एमपी, ध्यान सुनो, तुमको नोट डाउन नहीं करना है, तुमको नोट डाउन नहीं करना, ये मिला जीडीपी एमपी, ठीक है ना। अब ग्रॉस है ना, ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिशिएशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा ग्रॉस में से डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे, अब मार्केट प्राइस से क्या माइनस करेंगे, एनआईटी, तो ग्रॉस से जब डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट डीपी, और एमपी से अगर एनआईटी माइनस होगा क्या मिलेगा, एफसी, क्या मिलेगा एफसी, यहां तक क्लियर हो रहा है ना। अच्छा अब ये देश की कौन सी इनकम है, इनसाइड इनकम, नेशनल इनकम का था, इनसाइड वाली इनकम मतलब देश की डोमेस्टिक इनकम है, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, एनएफआईए विच इज आउटसाइड इनकम, याद आ रहा है, दोनों को ऐड करते क्या मिल गया, ये ये मिल गया हमारा नेशनल इनकम। अब समझ में आया कैसे प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकलता है। प्रोडक्शन मेथड से हमें मिला जीडीपी, प्रोडक्शन मेथड से क्या मिला, जीडीपी एमपी, उसमें से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन, और एमपी से माइनस करेंगे एनआईटी, तो मिलेगा एनडीपीएफसी, मतलब देश के अंदर वाली इनकम मिला। अब बाहर वाली इनकम ऐड करेंगे एनएफआईए, जैसे ही बाहर वाली इनकम एनएफआईए ऐड करते हैं क्या मिल जाएगा, देश की नेशनल इनकम। ये जो नेशनल इनकम आई है किस मेथड से आई है, वैल्यू एडेड मेथड से आई, समझ में आया? कैसे वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकलता, तुम्हारे सामने मैंने निकाल के दिखा दी, क्लियर है। अब आ जाओ एक चीज देखो, पता है प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड का ना कभी कभी एग्जाम में लोग चीटिंग करता है। क्यों चीटिंग करता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन मेथड होता है ना, सुनो ध्यान से, जो प्रोडक्शन मेथड होता है वो दो प्रकार का होता है, जो प्रोडक्शन मेथड दो प्रकार का है, एक होता है आपका वैल्यू एडेड, और ज़्यादातर यही फेमस है, मतलब 99% लोग यही जानते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड ही क्या है, प्रोडक्शन में लोग जानते हैं, पर एग्जैक्टली पता क्या है, प्रोडक्शन मेथड का दो पार्ट है, एक है वैल्यू एडेड मेथड और दूसरा पार्ट है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्मली क्या लगता है कि प्रोडक्शन मेथड ही क्या है, वैल्यू एडेड है या आउटपुट मेथड है, बट एग्जैक्टली क्या है, प्रोडक्शन मेथड के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं आपके वैल्यू एडेड और एक होते हैं फाइनल प्रोडक्ट मेथड। अब फाइनल प्रोडक्ट मेथड ना फेमस नहीं है, जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता लोग पढ़ते भी नहीं है, ना स्टूडेंट पढ़ता है ना टीचर पढ़ाता है, ना स्टूडेंट पढ़ता है ना टीचर पढ़ाता है, सिंपल बात है, ये एग्जाम में पूछता भी नहीं है। बट बता है फाइनल प्रोडक्ट मेथड ना सबसे ईजी है, सीएसओ जस्ट कंसीडर करता है फाइनल प्रोडक्ट, सीएसओ जस्ट क्या कंसीडर करता है, फाइनल प्रोडक्ट, मतलब इन फाइनल प्रोडक्ट मेथड सीएसओ सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को ही कंसीडर करेगा, फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर जितना भी प्रोडक्शन स्टेज है सबको माइनस करेगा, मतलब कंसीडर ही नहीं करेगा। अब एग्जांपल देखो ना, वीट हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, वीट हमारा है पहला प्रोडक्ट, इस वीट का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, हेलो, इस वीट का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ब्रेड, और ब्रेड का वैल्यू कितना है, 30,000, ब्रेड का वैल्यू कितना है, 30,000। अब ये जो, तो सीएसओ पता क्या बोलेगा, बोला वीट वीट भाड़ में गया, आटा भाड़ में गया, हम सिर्फ और सिर्फ वीट का फाइनल गुड्स देखेंगे, तो वीट का फाइनल गुड्स क्या, ब्रेड, बोला ब्रेड का वैल्यू कितना है, तो आंसर आया ब्रेड का वैल्यू कितना है, 30,000। अब आप बताइए ये सब पता क्या, अच्छा ब्रेड का वैल्यू 30,000, बस इसी को ऐड करेगा, तो देख रहे हो जितना ग्रॉस वैल्यू एडेड से मेथड आया 30,000 उतना ही फाइनल गुड से भी आया, जितना ग्रॉस वैल्यू एडेड का अमाउंट कितना है 30,000, और फाइनल प्रोडक्ट मेथड का वैल्यू कितना है 30,000, बराबर हो नहीं बराबर हो रहा है। तो नेशनल इनकम में ना तुम कोई भी मेथड यूज करो आंसर इज सेम, कोई मेथड यूज करो। तो फाइनल प्रोडक्ट मेथड में सिंपली सीएसओ बोलता है कि वीट का फाइनल गुड्स क्या है, ब्रेड, बोला ब्रेड का बस वैल्यू ऐड कर लो, ब्रेड का वैल्यू कितना है 30,000, और वैल्यू एडेड से भी कितना आया था हमारा, अरे ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आया था 30,000, तो चाहे तुम ये मेथड यूज करो चाहे तुम ये मेथड ऐड करो आंसर क्या है, लेकिन उतना फेमस नहीं है। अब क्लियर है नहीं क्लियर है, तो इन फाइनल प्रोडक्ट मेथड सीएसओ ओनली कंसीडर फाइनल गुड्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो वीट का फाइनल गुड्स क्या, ब्रेड, बस उसकी वैल्यू देख लेगा, बस बात खत्म। क्लियर है, लाइव एट होम बोले भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
पता था सबको? सबको पता था ये बात? बहुत बढ़िया, तुमको पता था? ये फाइनल गुड्स का, फाइनल प्रोडक्ट के बारे में पता था पहले से? ओ, ये नहीं पता था? फाइनल प्रोडक्ट मेथड बारे में नहीं पता था तुम लोग को? सिर्फ वैल्यू एडेड पढ़ा ना, मैंने बोला ना। लेकिन आप ना कोई अच्छा बुक्स पढ़ो। मैं नहीं बोलता बाकी बुक खराब है, पर कोई अच्छा बुक पढ़ो, उसमें आपको ये पूरा डीप में लिखा हो। लाइव एट होम। बोलो। हाँ, क्या बोल रहे शुभम? चलो, नेक्स्ट मेथड का नाम क्या है? अरे भाई, एक मेथड कम से कम और डिस्कस कर लेते हैं। इनका मेथड लाइव एट होम वाले, इजाजत है या नहीं है? इजाजत, इजाजत लेना पड़ता है बच्चा लोग से भाई। बोलो, करा दो एक मेथड और। थक गया तुम लोग? देख, हम ऐसी बहुत, हम बहुत फास्ट, हम सिर्फ मैराथन में फास्ट पढ़ाते हैं। बाकी हम ऐसे बहुत स्लो पढ़ाता है, बहुत आराम आराम से पढ़ा। मेरा मैराथन भी स्लो था। अरे बाप रे। वैसे जल्दी, मैं जल्दी जल्दी बोल ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों, आदत हो गया आराम आराम से पढ़ाने का। नहीं, मुझे क्या लगता है ना, आराम से पढ़ाओगे तो आराम से मतलब समझ में जल्दी आएगा। ऐसे जल्दी जल्दी बोल दूंगा तो क्लियर नहीं। अरे लाइव एट होम वाला है, सब घोगा बन गया, बोल नहीं रहा। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अरे बोलने रे भाई, आगे बढ़े। इनका मेथड, चलो चलो चलो। एज पर इकोनॉमिक्स अभी लिखेगा नहीं कोई, पहले मेरा सुनेगा। एज पर इकोनॉमिक्स, ओनली फैक्टर्स हैज पावर टू अर्न इनकम। इकोनॉमिक्स बोलता है कि ओनली फैक्टर्स हैज पावर टू अर्न इनकम। मतलब इकोनॉमिक्स बोलता है अगर आप एक फैक्टर है तो आप पैसा कमाइए, अगर आप एक फैक्टर नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। अब आप एक बार दिमाग लगाओ, जो कोई भी पैसा कमा रहा है वो सब क्या है? फैक्टर ही है। और हम और आप क्या हैं? फैक्टर्स। कैसे? कैसे सर? फैक्टर के कितने पार्ट होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। तो चाहे हम एज ए लेबर काम करें, चाहे हम एज ए एंटरप्रेन्योर काम करें, हम तो हैं क्या? फैक्टर। आपके पापा खुद का बिजनेस होगा तो एंटरप्रेन्योर, कहीं पे जॉब करते होंगे तो लेबर। कुछ भी कर लो, हम सब क्या है? फैक्टर। तो इकोनॉमिक्स, मेरा जो लैंड ओनर है, जो मेरा लैंड ओनर है, वो लैंड के माध्यम से पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? तो वो भी क्या है? फैक्टर। आए बस सामने। ये बैंक वाले क्या है? बैंक जो क्या लोन देकर कैपिटलिस्ट है ना। अरे बैंक वाले कौन है? इंटरेस्ट कमा रहा है, बिकॉज दे आर द कैपिटलिस्ट। आप एक चीज देख रहे हो, इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? ओनली द लैंड, सॉरी, ओनली द फैक्टर हैज पावर टू अर्न इनकम। इसका मतलब इनकम मेथड में कुछ करना नहीं है। लैंड का पैसा ऐड कर लो, लेबर का पैसा ऐड कर लो, कैपिटल का पैसा ऐड कर लो, और एंटरप्रेन्योर का पैसा ऐड कर लो, सबका पैसा ऐड कर लो, मिल गया इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। क्या मिल गया है? हाँ, मतलब नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। सिंपली, सिंपली। क्योंकि इनकम मेथड में मेरे को क्या देखना? इनकम। गाइस, इनकम मेथड में क्या देखना? इनकम। इनकम कौन कमाता है? इनकम कौन कमाता? फैक्टर। तो चारों फैक्टर की इनकम को ऐड कर लो। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। अभी देखो, मैं चाहता इनकम मेथड का डेफिनेशन पढ़ाता, तब ऊपर से जाता। आपको मैं लॉजिकली समझा दे रहा हूँ। इनकम मेथड में हमको क्या कंसिडर करना है? इनकम। और इकोनॉमिक्स बोलता है इनकम कौन कमा सकता है? फैक्टर। तो कितने फैक्टर है? चार फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड का इनकम ऐड कर लो, लेबर का इनकम ऐड कर लो, कैपिटल का इनकम ऐड कर लो, और एंटरप्रेन्योर का इनकम ऐड कर लो। चारों इनकम ऐड कर लिए, आपको मिल गया नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है, ठीक। तो है वो समझदार, समझ गया। अब तुम लोग, अब मेरा बात सुन लो। यहाँ पे तुम लोग को क्या लिखना है ना, तुम लोग को ऐसे लिखना है। तुम लोग यहाँ पे लिखो तो, लिखो ये वाला पॉइंट लिखो तो। डायग्राम अच्छा बना है। तारीफ नहीं करता, मुझे खुद से करना पड़ा था।
बना बना। एज पर इकोनॉमिक्स, हाँ, एज पर इकोनॉमिक्स ओनली फैक्टर हैज पावर टू अर्न इनकम। अब फैक्टर के सामने एक डायग्राम बना लेना। कितने फैक्टर होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एक काम करना तुम लोग, सुनो सुनो, ना पहले लेबर लिखना। तुम लोग एक काम करना, जो लैंड को काट के पहले लेबर लिखना। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। लैंड लेबर पहले लिख देना। लैंड, इसका पीछे रीजन मैं बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में ना तीन पार्ट को डिवाइड किया इन लोगों ने, तीन पार्ट। देखो, इन्होंने क्या किया, तीन पार्ट किया। ये हो गया पार्ट ए। और इन लोग को अलग पार्ट से बनाया। वाह, बहुत बढ़िया। नहीं बनेगा, छोड़ दे भाई। एक पार्ट, ये जो लेबर से आया ना, इसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मतलब COE, जो लेबर वाला पार्ट, जो लेबर वाला पार्ट आया उसको क्या बोलते हैं? कंपनसेशन। लेबर की जो इनकम है, नेशनल इनकम में, उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को कंपनसेट करते हैं। अरे कोई भी एम्प्लॉय अगर मेरे को 9 घंटा अपने जीवन का दे रहा है, उस 9 घंटे के बराबर हम उसको क्या करेंगे? कंपनसेशन देंगे। और उसी कंपनसेशन को अपने क्या बोलते हैं? सैलरी, वेजेस, यही ना बोलते हैं। तो लेबर को अपने वर्ड बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हेलो, बिजनेस में लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये लोग मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। सर ऑपरेटिंग वर्ड क्यों आया? विदाउट लैंड, विदाउट कैपिटल और विदाउट एंटरप्रेन्योर स्किल, विदाउट एंटरप्रेन्योर स्किल आप किसी भी बिजनेस को नहीं चला सकते हो। मैं एग्जांपल, अब आप बोलोगे सर लेबर के बिना काम नहीं होगा। मैं क्या, मैंने अपने, अगर मैं इस कंपनी का, इस इंस्टीट्यूशन का मैं क्या ओनर हूँ, और टू बी फ्रैंकली मैंने कोई लेबर नहीं रखा। टू बी फ्रैंकली, विदाउट लेबर मैं काम कर पा रहा हूँ नहीं काम कर पा रहा हूँ? कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा भाई? मैंने अपने पास कोई स्टाफ नहीं रखा, सिंपल बता रहा हूँ, तो मेरा कोई लेबर नहीं है। लेकिन विदाउट लेबर मैं ऑपरेशन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ? तो जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त लेबर ही रखना पड़े। एक मोदी खाना दुकान में कौन सा लेबर काम करता है? लेकिन देखना वहां पे लैंड जरूर होगा, लैंड जरूर होगा, उसकी पूंजी, उसकी कैपिटल जरूर होगी। और मोदी खाना वाला जो दुकान इटसेल्फ क्या ओनर। तो किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ना तीन फैक्टर चाहिए ही चाहिए। लैंड, लेबर और लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेनर। इसलिए इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। मैं आपको वर्ड याद नहीं करा रहा हूं, मैं आपको वर्ड समझा रहा हूं, ऑपरेटिंग वर्ड आया कहां से। ऑपरेटिंग वर्ड कहां से आया गाइस, समझ पा रहे हो मेरी बात? कि किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए तीन वर्ड का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। दैट इज वाई। बोले पापा, आता है। समझ गया ना मेरा बात? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में कितना फैक्टर आएगा? तीन। इस ऑपरेटिंग सरप्लस अपने बोलते हैं OS। क्या बोलते हैं? ओ, हाँ, हाँ? ऑपरेटिंग सरप्लस को OS। सरप्लस, सरप्लस वर्ड है क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को अपने क्या बोलते हैं? सरप्लस। अब कंपनसेशन एम्प्लॉय में क्या क्या आएगा देखो। हम लोग एम्प्लॉय का क्या पे करते हैं? सैलरी एंड वेजेस।
आप सब एक एक वर्ड लिखो ना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। जैसे आपको एग्जाम में सैलरी दे दिया, वेजेस दे दिया, ये दे दिया, तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड करना पड़ेगा। तो सैलरी किसका पार्ट है? सैलरी किसका पार्ट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। वेजेस किसका पार्ट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा तुम बताओ, ये बोनस किसका पार्ट है? कंपनसेशन। कमीशन किसका पार्ट है? सैलरी का पार्ट है कि नहीं पार्ट है? हेलो, कमीशन किसका पार्ट है? सैलरी का पार्ट है। कमीशन भी तो सैलरी का पार्ट होता है। लीव, आपने सुना लीव पेड सैलरी? हाँ 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 हाँ। अब वो वर्ड तुम लोग जानता था नहीं जानता, हमको मुझे पता नहीं था। ग्रेचुटी भी आता है। मुझे नहीं पता तुम लोग ये सब जानते हैं नहीं जानते, इसलिए मैं वो सब वर्ड यूज नहीं कर रहा था। लीव पेड सैलरी। लीव पेड सैलरी मतलब क्या है? मान लो हमारे हमारे बिजनेस का हमारे बिजनेस का एक दमदार इंप्लॉय जिसका नाम है सरदार जी। ठीक है, दमदार इंप्लॉय है। क्यों? हाँ, दमदार इंप्लॉय है। क्यों दमदार बोला? क्योंकि पता है इसको बिजनेस का ऐसा राज पता है, ऐसा राज पता है कि अगर वो राज खोल दिया मेरा बिजनेस डूब जाएगा। तो मान लो सुनो, मान लो इनकम टैक्स का रेट पड़ा, और सरदार जी को पता है मेरे बिजनेस का होता है सीक्रेट, मेरे बिजनेस का राज पता है। क्योंकि मुझे पता है इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा और सरदार जी ने मुंह खोला, हम तो जेल के अंदर। तो ऐसे होनहार एम्प्लॉय को हम बोलते सरदार जी ये लीजिए आपका टिकट, जाइए घूम के आइए, क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ पे रहेगा तो कांड करेगा मेरे साथ। कांड, सब कांड समझ रहे हो? इनकम टैक्स के सामने जैसे ही मुंह खोल, क्योंकि सरदार जी झूठ नहीं बोलते, सच बता रहे सरदार जी झूठ नहीं बोलते, हम जानते हैं पर्सनली। क्या सरदार जी झूठ बोलते हैं? आप नहीं बोलते ना? नहीं बोलते। चलो। तो सरदार जी झूठ नहीं बोलते। इनकम टैक्स वाला पूछेगा, फटाफट बोलना स्टार्ट कर देंगे, और हम तो ऐसे हो जाएंगे, भाई ले चलो जेल में। हम बोला ये ऐसा होनहार एम्प्लॉय का जरूरत है पर अभी नहीं है, अभी भेजो इनको। मैंने इनका मस्त दुबई का टिकट कटाया, बोला सरदार जी मस्त दुबई घूम के आइए, और अकेले मत जाइए, अगर कोई होगा तो उनको भी लेके जाइएगा, उसका भी टिकट कटा देंगे हम, और मस्त घूम के आइए। तो सरदार जी बोला सैलरी वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, लेकिन आप घूम के आइए और अपना शकल इधर मत दिखाइएगा जब तक रेट पड़ रहा है। सरदार जी बोले कोई बात नहीं, मस्त अपना लस्सी से चल गए। अरे बस ना, इसको अपने बोलते हैं लीव पेड सैलरी, ये भी सैलरी का पार्ट होता है। दादाजी पता क्या बोल रहे हैं? जा तो रहे हैं, सैलरी तो मिलेगा, खर्चा आने आने खर्चा भी तो लगेगा। हम लोग टिकट, बोला टिकट से नहीं होगा, मेरा हाथ खर्चा बहुत भयानक है, और आप बोले कोई और होगा तो लेकर जाइएगा, बहुत कुछ है, लेकिन दो चार ठो लेके जा रहे हैं। आया बात सबने। इसको अपने बोलते हैं लीव ट्रेवल एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? लीव ट्रेवल एक्सपेंसेस। ये भी किसका पार्ट होता है? सैलरी का पार्ट। अब ग्रेचुटी, एनुइटीज, ये सब तुम लोग समझ जाना है। हमको नहीं लगता ये सब पूछेगा, आई थिंक टैक्स तो तुम लोग पढ़ा नहीं ना अभी तक। टैक्स पढ़ता तो ये सब वर्ड आता है ग्रेचुटी वर्ड। ठीक है, सम्स कराऊंगा ना, अगर कुछ भयानक वर्ड दिखा तो मैं बता दूंगा सैलरी का। अभी मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो सैलरी में क्या क्या आता है? सैलरी एंड वेजेज आएगा, बोनस आएगा, कमीशन आएगा, लीव पेड सैलरी आएगा, लीव ट्रेवल एक्सपेंस आएगा। एक वर्ड में लिख रहा हूँ, भूलना मत, जिसका नाम है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सर इसमें क्या क्या आएगा? पीएफ का पैसा, अरे देखो ना सैलरी में से पीएफ कटता है। पीएफ, तुम अगर किसी कंपनी का होगा तो वहाँ पे तुमको मेडिक्लेम भी मिलता है ना, पीएफ, मेडिक्लेम प्लस एक्सेट्रा, जो भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। इसको अपने बोलते हैं एम्प्लॉयज, सॉरी एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अरे पीएफ, पता है जब पीएफ का पैसा कटता है ना उसमें कंपनी भी पे करती है। मान लो अगर 1000 रुपया कटता है तो 600 रुपया कंपनी पे करेगी, 400 रुपया तुम्हारे सैलरी से कटेगा। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये जितना मेडिक्लेम है ना, ये सब मेडिक्लेम पीएफ तुम्हारे सैलरी का ही पार्ट होता है। तुमको लगता है कंपनी तुमको मेडिक्लेम दे रही है तो सैलरी से भी थोड़ा थोड़ा प्रीमियम काट लेती है वो लोग। पूरा प्रीमियम नहीं काटेगी, कुछ प्रीमियम मालिक भरेगा और कुछ प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। अरे मेडिक्लेम का तुम्हारे पापा अगर मेडिकल इंश्योरेंस कराएंगे प्रीमियम आता होगा, तो कुछ प्रीमियम कंपनी भरेगी, कुछ प्रीमियम एम्प्लॉय का सैलरी से आएगा। तो सैलरी का क्या क्या पार्ट आएगा सुन लो। पहला देख के बोलो ना, पहला सैलरी एंड वेजेस, दूसरा बोनस, तीसरा कमीशन, चौथा लीव पेड सैलरी, पांचवा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अच्छा लीव पेड और लीव ट्रेवल समझ में आया? लीव पेड और लीव ट्रेवल दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। आगे
तो अगर कुछ भी बोला जाए सब सैलरी का पार्ट है। सर आपने इतना सारा नाम क्यों लिखा है? एग्जाम में पता है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 5,000, ऐसा नहीं बोलता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमको वर्किंग नोट में निकालना पड़ता है। तो कैसे वर्किंग नोट में निकालेंगे? जब हमको पहचान तो होगा कि क्या हमारा सैलरी का पार्ट है और क्या हमारे सैलरी का पार्ट है नहीं है। एक बार पहचान हो जाएगा तो निकाल ले जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर? अब क्या बचा हुआ? ये तो इजी इजी एकदम इजी है। हाँ बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो? सब सब सब। आगे बढ़े। अब ओएस में क्या क्या आएगा उसका नाम लिख लो। अच्छा, लैंड के बदले क्या आएगा? अरे छोटा है, ये वाला छोटा है। लैंड के बदले क्या आएगा? अरे लैंड की इनकम क्या है? अरे हाँ, हम लोग को क्या करना पड़ेगा था? अगर तुमको सम्स दे दिया, अब बोलेगा निकालो इनकम फ्रॉम इनकम मेथड, अपने को ना 3 वर्किंग नोट लगेगा। पहले वर्किंग नोट में सीओई निकालेंगे, मतलब कंपनसेशन एम्प्लॉय। दूसरे वर्किंग नोट में निकालेंगे ओएस, और तीसरा वर्किंग नोट में निकालेंगे मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तीनों निकाल करके फिर ऐड करेंगे, फिर उससे इनकम निकलेगी। अभी मैं करा रहा हूँ दड़ाओ, टेंशन ना, है ना। लैंड से क्या मिलेगा? रेंट। कैपिटल से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और अगर हम एंटरप्रेन्योर बनते हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और कब? हाँ? अरे बाबा थोड़ा टेंशन, सही समझ रहे हैं आप, दुबई जा रहे हो, हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, कभी कभी ना एग्जामिनर वाला बड़ा होनहार होता, प्रॉफिट देता ही नहीं है, प्रॉफिट वर्ड ही नहीं देगा। तो अपने को एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ता टू फाइंड आउट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट वर्ड दिया रहे तो अच्छी बात है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो हमको निकालने का सिंपल तरीका, सिंपल सिंपल तरीका पता क्या? प्रॉफिट में से हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड। अरे शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड ही मिलता है ना। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से तो डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड मिलता है। प्लस प्रॉफिट में से ही टैक्स देता है। टैक्स कभी लॉस पे लगता है क्या गाइस? टैक्स हमेशा किस पर लगता है? प्रॉफिट पे लगता है। अगर लॉस होता है टैक्स नहीं लगता, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। प्लस अब एक कंपनी है, सुनो, एक कंपनी है, उसने डिविडेंड पे कर दिया, उसने कॉर्पोरेट टैक्स पे कर दिया, कुछ पार्ट बचा रहेगा, अपने इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बोलते कि नहीं बोलते अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? तो भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का 2-3 ठो नाम है, रिटेन्ड अर्निंग ऐसे करके नाम है, बट हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही लिखते, ठीक है। अब एक वर्ड और है, ऑपरेटिंग सरप्लस में एक वर्ड आता है रॉयल्टी। सर ये रॉयल्टी का मतलब क्या है? सुनो, रॉयल्टी मतलब क्या? मेरे अंदर मान लो एपीसी एक छोटा मोटा ब्रांड है, अब इसके अंदर कोई टीचर्स पढ़ाएगा, उससे हम रॉयल्टी लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि वो मेरा ब्रांड यूज कर रहा है। अरे तुम लोग देखना, कोई डोमिनोज, जितना तुम्हारे डोमिनोज का जो फ्रेंचाइजीज होते हैं, तुम अगर डोमिनोज का या किसी का शोरूम वोरूम है यहाँ पे जो जिसका फ्रेंचाइजीज चलता है, एग्जाम्पल, अगर मुझे ना डोमिनोज का फ्रेंचाइजीज लेना है ना, तो मुझे 30 लाख रुपया दे, 30 लाख चला के 22 लाख, कितना है कुछ पता है? 30 लाख, पहले 22 लाख था, अभी 30 लाख रुपया। मेरा अभी रिसेंटली एक दोस्त ने अप्लाई किया था, 30 लाख रुपया देना पड़ा था। हाँ, नहीं सुनो ना, म- अगर तुमको डोमिनोज का ना फ्रेंचाइजीज लेना है तो तुमको 30 लाख रुपया पे करना पड़ेगा पहले, फिर तुमको अलग से शोरूम का भाड़ा, अलग से आउटलेट, सबका अलग से। तो अगर मुझे डोमिनोज का फ्रेंचाइजीज लेना है तो मेरे दुकान के सामने बड़ा सा किसका लोगो रहेगा? डोमिनोज का। तो डोमिनोज का बंदा लोग आएगा और पूरा आउटलेट बनाएगा, उसका भी खर्चा मेरी लगेगा। डोमिनोज बोलता 30 लाख रुपया ले रहे बस मेरा लोगो यूज करने का, मेरा जो टी शर्ट पहन के तुम्हारा इंप्लॉई काम करेगा उसका हम 30 हजार ले रहे हैं, तुम मेरा मेनू यूज करेगा हम उसका 30 लाख रुपया ले, मतलब हम काइंड ऑफ अगर अपने दुकान के सामने डोमिनोज लिख दिया तो मैंने डोमिनोज का गुडविल यूज किया कि नहीं यूज किया? डोमिनोज का गुडविल यूज करने के बदले मुझे 30 लाख रुपया देना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं रॉयल्टी। तो बिजनेस में ना रॉयल्टी भी क्या होता है? कमीशन होता है। मैं भी अगर किसी किसी का गुडविल यूज करूंगा तो रॉयल्टी पे करना पड़ेगा नहीं पे करना पड़ेगा? ये रॉयल्टी भी किसका पार्ट होता है? ऑपरेटिंग सर, क्योंकि जब तक डोमिनोज का लोगो नहीं लगेगा तब तक मेरा दुकान कैसे चलेगा? तो रॉयल्टी भी तो हेल्प करता है ऑपरेटिंग सरप्लस में। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। अब एक एक पार्ट और जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। 3 पार्ट था ना,
COE OS, अरे लास्ट पर दीदी, इधर देखो लास्ट, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ MI, इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सर इसमें कौन कौन आता है? टीचर का सैलरी, अरे तुमको क्या लग रहा है मैं किस में आता है? मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड बाबा। हेलो, तुमको क्या लगता है हम बिजनेस कर रहे हैं? बहुत सारा लोग को लगता है हम बिजनेस कर रहे हैं। हेलो, हम बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, तुम लोग सब गंवार लोग हैं। हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम फीस लेता है। सुनो, सेल्फ एम्प्लॉयड की फीस होती है। हम तुमसे क्या फीस लेता है? क्या लेता है? हम तुमसे क्या चार्ज करता है? फीस चार्ज करता है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। नहीं, सबको लगता है टीचर लोग धंधा कर रहे हैं। नहीं भाई, हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम बिजनेस नहीं कर रहे, क्योंकि बिजनेस करता तो प्रॉफिट होता है, ये बिजनेस नहीं। डॉक्टर लोग इलाज, तुम लोग मान लो तुमको कुछ हो गया, मलेरिया लवेरिया कुछ हो गया तुमको, तुम डॉक्टर बोला तुम बिजनेस कर रहे हो ना, बोला तेरा इलाज अब नहीं करेगा। वो अलग बात है, बोल नहीं खोलना कैमरा, बोलो। तो डॉक्टर, जहां पर भी फीस वर्ड आ गया, जहां पर भी फीस वर्ड आ गया, वो क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर सुनो, अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता, अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाता, तो मेरी सैलरी होती है, टीचर की सैलरी होती है। लेकिन मैं किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपना एक प्राइवेट ट्यूशन खोला, मैं बच्चों को प्राइवेटली सर्व कर रहा हूँ, प्राइवेटली सर्विस दे रहा हूँ, ये मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो मैं कहाँ आऊँगा? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करता है, डॉक्टर लोग हॉस्पिटल से जुड़े होते हैं ना, तो उस डॉक्टर की क्या होगी? सैलरी। लेकिन डॉक्टर अपना पर्सनल चैम्बर खोल के बैठा है, तो अपने क्या बोलते हैं? ये लो सैलरी या ये लो फीस। तुम लोग डॉक्टर पास जाता है, क्या देता? फीस देता है, सैलरी देता है? फीस। सैलरी देता, गधा दे पाएगा? आया सर? इसमें कौन कौन आएगा? टीचर्स, सुनो इसमें कौन? टीचर्स, डॉट लॉयर। अब अपने लॉयर लॉ फॉर्म में जाते हैं ना लॉयर से, तो क्या देते हैं? फीस देते हैं। इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसलिए कहीं बोलना मत सर भैया बिजनेस कर रहे हैं। देखो एग्जांपल लिखो, टीचर्स, कौन सा टीचर? मेरे जैसा टीचर, है ना। फिर लॉयर, डॉक्टर, डॉक्टर, अच्छा, इंजीनियर, इंजीनियर भी तो आता है, बहुत सारे इंजीनियर प्राइवेटली काम करते हैं ना, तो उनको फीस देना पड़ता है, इंजीनियर भी तो आ जाता है, एंड एक्सेट्रा। जहां पर भी फीस वर्ड आ जाए, समझ जाना वो क्या है? सेल्फ। हाँ, हाँ फीस लेगा। बोला मैंने एक्सेट्रा डाल दिया ना, अब एक्सेट्रा में कहीं पर भी अगर तुमको फीस वर्ड दिखे, वो समझ जाना क्या है? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, एक्सेट्रा, ETC। अब सुनो, लेबर से क्या निकला? हेलो, लेबर से क्या निकला? COE। और लैंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर से क्या निकला? OS। और एक पार्ट मेरे जैसा था, तुम लोग मेरे को भूलना मत, हम क्या इसका पार्ट है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, या कोना लिख देना MI, मुंबई इंडियंस, है ना, MI। तो अगर इन तीनों को ऐड कर दो ना, इन तीनों को ऐड कर दो, आपको मिलेगा NDPFC। मतलब अगर मैं COE लिखो नीचे, प्लस OS प्लस MI, इन तीनों को ऐड करूंगा, मुझे मिल जाएगा NDPFC। क्या मिलेगा? NDPFC। सर FC क्यों आया? हेलो, FC क्यों आया? सिंपल सिंपल, मैं जब अपनी इनकम निकालूंगा तो डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, तो नेट आया। मैं जब अपनी इनकम निकालूंगा तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करके इनकम निकालूंगा, इसलिए फैक्टर कॉस्ट आया। अगर तुम मेरी इनकम पूछोगे तो मैंने कितना टैक्स पे किया वो हटाऊंगा, अरे कितना मैंने टैक्स पे किया वो हटाऊंगा, प्लस मेरा जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो भी मैं हटाऊंगा। तो जब मैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट हटाऊंगा, जो भी मुझे फीस मिलती है वो मेरी ग्रॉस इनकम है। गाइस सरदार जी, सर 2 मिनट, जो भी मुझे फीस मिलती है वो मेरी कौन सी इनकम है? ग्रॉस इनकम। उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन हटाया, हो गया नेट इनकम। मैंने उसमें से टैक्स पे किया, वो मेरा हो गया फैक्टर कॉस्ट। तो जितनी भी इनकम होती है ना, वो हमेशा कॉस्ट के बेसिस पे ही कैलकुलेट होती है। अगर तुमको समझ में नहीं आता, तुम सिंपली समझना, तुम्हारे बिजनेस की इनकम जब होगी तो तुम उसमें से खर्चा माइनस करोगे, और टैक्स भी तो खर्चा है, तो टैक्स पे कर दिया, सैलरी वैलरी पे कर दिया, खर्चा पे कर, जो भी इनकम बचा वही तुम्हारा क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट, या वही तुम्हारी प्रॉफिट होती है। तो NDPFC क्यों आया, समझ आया? एन वर्ड क्यों आया? एन मतलब नेट, नेट क्यों आया? क्योंकि मैंने
डेप्रिसिएशन माइनस किया, एफसी क्यों है, मैंने टैक्स माइनस किया। अब एनडीपीएफसी ये देश की क्या होती है, अंदर वाली इनकम, डोमेस्टिक इनकम, इसमें क्या ऐड करेंगे, एनएफआई, ये क्या मिल गया, देश का नेशनल इनकम। खत्म, छुट्टी। बोल। अच्छा तेरे 2 मिनट तक घटिया सवाल है। अच्छा बोल क्या सवाल है, इसको रखना है? नहीं। अच्छा मैं क्लास तो एंड करने थे। लाइव एट होम, कोई डाउट गाइस, मेरे को फटाफट एंड करना है, बोलो सेशन एंड करना है, कोई दिक्कत गाइस, किसी को कोई दिक्कत पूछो मेरे से। तुम लोग अरे तुम लोग चैट मत करना यार, मेरे को ना ऐसे बोलना। ओके बाय बाय, टेक केयर।